मेरे पास बिल्कुल कोई भविष्य का ब्लूप्रिंट नहीं था और मैं अच्छी तरीके से जानता था कि जब तक ये सरकार है तब तक मुझे कोई नौकरी नहीं देगा पत्रकारिता में। एक चीज हमारे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट थी कि हमारा बजट बहुत ही लो कॉस्ट होगा। कोरोना हो गया, ये एक बहुत छोटा सा दफ्तर है, तो हमें लगा कि एक आदमी बीमार पड़ेगा तो फिर सब बीमार पड़ जाएंगे, फिर तो दफ्तर बंद हो जाएगा। तो हमने उसी दिन से तय कर लिया कि अब हमें ऑपरेशन बंद कर देना है। कि अगर आपके मन में कोई उम्मीद है, कोई चाह है, कुछ करना चाहते हैं तो आप रास्ता खोज लेते हैं। ये मीडियम बहुत इनफॉर्मल है। इस वक्त टेलीविजन के अंदर क्या हो रहा है कि लोग गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को। 5 वहां प्रवक्ता बैठे होते हैं जो एक दूसरे को गालियां देते हैं और 5 झूठ बोलते हैं। ये मैं अपने राजनीतिक अनुभव से कह सकता हूं क्योंकि मैंने भी खूब झूठ बोला है। जैसे मुझे कभी ये बात समझ में नहीं आई कि एक पत्रकार को किसी नेता के साथ क्यों सेल्फी खिंचानी चाहिए। आपको रिश्ते बिगाड़ने पड़ते हैं। पत्रकारिता साबुन बेचने का काम नहीं है। पत्रकारिता देश को रोशनी दिखाने का काम है। अगर पत्रकारिता भी पैसे कमाने का धंधा हो जाएगा तो फिर इस देश को रोशनी कोई नहीं दिखा पाएगा। आशुतोष जी, अभी थोड़े दिन पहले एक नौजवान आया जो किसी के थ्रू आया था और उसने मुझे देखा था स्क्रीन पर किसी डिबेट में, तो उस ख्याल से वो आया कि मैं उसको गाइड करूं कि वो कैसे मीडिया में आए। और मैंने उससे पूछा तुम्हारी क्या तैयारी है, तो उसने कहा कि मेरे पास मोबाइल है। तो मैंने कहा इसके अलावा कोई कोर्स किया है जर्नलिज़्म का? तो उसने कहा नहीं, जर्नलिज़्म का कोर्स होता है। मैंने कहा हाँ होता है। मैंने कहा तुम किस तरह के मीडिया में आना चाहते हो? तो उसने कहा कि न्यूज़ वगैरह, रिपोर्टिंग वगैरह। तो मैंने कहा हाँ उसका कोर्स होता है। तो उसके बाद मैंने उसको बहुत सारी चीज़ें पूछी। उसको कुछ नहीं पता था और वो मीडिया में आना चाहता था और उसके पास सिर्फ मोबाइल था। और मैं सोचती रह गई कि हमारा यूथ चाहता तो है लेकिन उसको पता नहीं है करना क्या चाहिए, कैसे आना चाहिए। अगर कोई न्यूज़ मीडिया में आना चाहता है तो वो कैसे आए। और मैं इस बारे में जब सोच रही थी तो मेरा नज़र पड़ी कि satyahindy.com डिजिटल न्यूज़ मीडिया का ऐसा एंटरप्रेन्योर मॉडल है जो अपने आप में अकेला है। इस तरह की बात कि इस तरह का एक मॉडल हो सकता है, उसको किया जाए, डिजिटल मीडियम में जाया जाए, ये आपने कैसे शुरू किया? मैं आपसे इसलिए बात कर रही हूँ कि हमारे देश का जो यूथ है जो मीडिया में आना चाहता है वो शुरुआत कैसे करेगा? अगर उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है डिजिटल, जॉब उसको कहीं नहीं मिल रही है, उसकी तैयारी कम है, तो तैयारी अपनी कैसे करे, कैसे आए? अरे ये तो बहुत ही बहुत ही बड़ा सवाल आपने पूछ दिया। और थोड़ा सा देखिए, जो हमारी सत्य हिंदी की जो पूरी कोशिश थी वो एक तरीके से कह सकते हैं कि हम खोजते 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 वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि जब मैं आम आदमी पार्टी में था तो मेरा मोहभंग आम आदमी पार्टी से हो रहा था और फिर मेरे लिए जो सबसे बड़ा संकट था वो ये था कि राजनीति से जब आप पत्रकारिता में जाएंगे तो पत्रकारिता जगत आपको स्वीकार करेगा कि नहीं स्वीकार करेगा, ये सब मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। और मुझे इस बात का पूरा एहसास था जब मैंने तय कर लिया कि मुझे राजनीति छोड़ देनी पूरी तरीके से, तब मुझे इस बात का एहसास था कि मेरे आने वाले जो जितना भी वक्त होगा मेरी ज़िंदगी का वो शायद एक बहुत ही स्याह, बहुत ही अंधेरे में होगा। क्योंकि राजनीति में थे आप, उसके बाद आप पत्रकारिता में आपको स्वीकार्यता मिलेगी नहीं मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा डिलेमा मेरे मन में था। और मैंने ये बात अपनी पत्नी से भी बोला था, मनीषा जी को भी बोला था कि देखो ये दिक्कत होने वाली है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, जितना ज़िंदगी में आपने पा लिया उतना बहुत है। पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको कभी बुरा नहीं लगेगा कि ना आपने कोई बेईमानी नहीं की और आपने जर्नलिज्म भी ठीक ठाक किया, आप राजनीति में भी आप ठीक ठाक मकाम पे थे। तब उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि हमें आगे क्या करना चाहिए, एक पत्रकार को अब क्या करना चाहिए जो रिटायर हो गया है, अब वो क्या करे। रिटायर सोच लिया था? मैंने ये सोचा क्योंकि मुझे कोई नौकरी देगा, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। एक तो उसके 2 कारण थे। एक तो कारण ये था कि अब इस उम्र में आने के बाद मैं नौकरी करता तो मुझे मेरे लिए सहज नहीं था। फिर ये था कि मैं संपादक के पद से रिटायर हुआ था, वो छोड़ा था मैंने, तो अब मैं कहीं सब एडिटर तो हो नहीं सकता था और फिर दुनिया बहुत आगे निकल जाती है। दूसरा, मेरे मन में एक सवाल जो लगातार बना हुआ था कि क्या करें, तो क्या करें में फिर हमने कहा चलो वेबसाइट शुरू करते हैं। फिर हमने सत्य हिंदी वेबसाइट शुरू की और वेबसाइट शुरू करते करते बहुत सारे लोग कहने लगे देखिए वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं, वेबसाइट उतना लोग नहीं पसंद करते। हमने कहा चलो फिर हमने वीडियोस शुरू किए।
वीडियो शुरू किए तो इत्तेफाक की बात है उस वक्त पार्लियामेंट का इलेक्शन शुरू होने वाला था। ये करीब 2019 जनवरी फरवरी की बात है। और एक क्यूरोसिटी लोगों के अंदर थी। फिर जो लोग हमारे साथ थे वो बहुत ही एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट थे, ख़ासतौर पर पॉलिटिक्स के बड़े समझने वाले थे। शैलेश जी थे, नकवी साहब थे, शीतल जी थे। ये तमाम लोग थे जो राजनीति के कीड़े थे एक तरीके से। तो हमने बस शुरू किया उसको, और शुरू करने के बाद जब उसका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो हमें लगा कि नहीं, इसको हम आगे बढ़ाना चाहिए और आगे करना चाहिए, और फिर हमने उसको शुरू किया। तो वेबसाइट ज़रूरी था? नहीं, वेबसाइट शुरुआत थी, जिसे कहते हैं ना। मतलब आपका जहन पहले वेबसाइट की तरफ गया कि हम वेबसाइट करें? हाँ, मेरा जहन पहले था कि पहले वेबसाइट शुरू करेंगे, और क्योंकि हमको उतना अंदाज़ा नहीं था। ईमानदारी की बात यह कि हमको इतना अंदाज़ा नहीं था। और अब जिस स्थिति में आज की तारीख में डिजिटल प्लेटफॉर्म है और जितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है उसमें, तब तो बिल्कुल नहीं थी। कुछ लोग थे जो करते थे, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म में शायद ही कोई करता था उस वक्त। तो हमारा जो आइडिया था कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म, जब हमको डिजिटल स्पेस में, जब हमको यूट्यूब में उसका रिस्पांस अच्छा मिलना शुरू हुआ, जब फेसबुक पे अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हुआ, हम लोगों ने जब लाइव करना शुरू किया, तो लगा नहीं, ये तो एक बहुत अच्छी दुनिया है और इसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगने, बल्कि उल्टे आपको पैसे आ रहे हैं। तब हमने इस पे थोड़ा सा इन्वेस्ट एडिटोरियली शुरू किया। ईमानदारी की बात है कि हमने इसमें पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तरफ से एक पैसा भी उस लिहाज से नहीं लगाया। इसमें वेबसाइट पे जरूर हमने खर्च किया था। तो इट केम एज अ सरप्राइज फॉर अस, एंड मे बी जिसे लोग कहते हैं कि आपका कंटेंट ठीक था, लेकिन उसका फॉर्मेट उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि जैसे आपका इतना बढ़िया सेट है, हमारे पास उतना बढ़िया सेट भी नहीं था। हम लोग तो एक छोटे से कमरे से हम लोग शुरू किया था, बट ठीक है, वी हैवंट डन बैडली। मैं सोच रही हूँ, जिस इंसान ने ये सोच लिया कि अब रिटायरमेंट है और फिर नई विधा सीखी, नई बात सीखी और वो करना शुरू किया, और फिर ये प्लेजेंट सरप्राइज कि पैसे भी मिल रहे हैं मतलब जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, ये एक बात है, और उसके पैसे भी आने लगे। पैसे भी आने लगे। शिवा जी, बहुत कम लोग इस बात को यकीन करते हैं। मुझे मेरे राजनीति के बहुत सारे दोस्त थे। जब मैंने सोच लिया था कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी, मुझे पॉलिटिक्स छोड़ देनी है, तो सबको ये लगता था कि मैं तो ऐसे हवाबाजी कर रहा हूँ। मैं दरअसल अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहा हूँ। मैं हो सकता है कल कांग्रेस में चला जाऊँ, हो सकता है मैं बीजेपी में चला जाऊँ, हो सकता है किसी और पार्टी में चला जाऊँ। तो लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि एक आदमी जो है राजनीति में 5, 4.5 साल रहा, और उस राजनीति में उसने उस सारी चीज़ें देखी जो उसको देखनी चाहिए थी। मैं आम आदमी पार्टी की पीएससी का मेंबर भी था, जो उनकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी थी। मैं दिल्ली का उस वक्त का अध्यक्ष था जब 2015 में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली थी। उसके बाद में अखिल भारतीय आम आदमी पार्टी का जो संगठन था उसका इंचार्ज था मैं दिल्ली से लेके कश्मीर तक, कश्मीर तो नहीं, दिल्ली से लेके केरल तक, तमिलनाडु तक, सब जगह में यात्रा करता था। तो और फिर मैंने खुद लोकसभा का चुनाव इसी चांदनी चौक से लगा, जहाँ से आपका दफ्तर इस वक्त है। तो राजनीति में सब कुछ देख लिया था। तो लोगों को लगता था कि ये अपना भाव बढ़ा रहा है ये आदमी, और इसलिए ये कह रहा है कि हम पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं। और उस वक्त मेरे पास बहुत अच्छे ऑफर भी थे कि मैं कांग्रेस में भी जाऊँ। कांग्रेस की तरफ से भी मेरे पास प्रेशर था, थोड़ा सा बीजेपी वालों ने भी हमसे संपर्क करने की कोशिश की थी। लेकिन जब मैंने सोचा था कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी है, तब मैं इस बात को लेकर कन्विंस नहीं था कि मैं आगे क्या करूंगा। बिल्कुल, मैं आपकी बड़ी ईमानदारी से, मेरे पास बिल्कुल कोई भविष्य का ब्लूप्रिंट नहीं था, कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। और मैं अच्छी तरीके से जानता था कि जब तक ये सरकार है तब तक मुझे कोई नौकरी नहीं देगा पत्रकारिता में। हो सकता है लोग मेरे लेख भी ना छापे, मेरे आर्टिकल भी ना छापे। वो इत्तेफाक की बात है कि सत्य हिंदी शुरू हुआ, सत्य हिंदी लोगों को पसंद आया, और फिर वो एक नए मॉडल के तौर पर उभरा। तो उसे कहते हैं ना कि जब जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल जाती है। तो मैं कहूँ कि नहीं, मैंने कोई बहुत बड़ी योजना बनाई थी, बहुत सारे उसके माइक्रो डिटेल्स में गया था, एक एक चीज़ समझी बूझी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं। और शायद ये मेरी ज़िंदगी का अपना तजर्बा भी है, क्योंकि मैं जर्नलिज्म में भी ऐसे ही आया था। मैं इसी पर आ रही थी लेकिन उससे पहले मैं ये बात ज़रूर आपसे शेयर करूं कि जब आपने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, और यही अंदाज़ा जैसे आपने खुद बताया, यही हमें भी लग रहा था कि क्या बीजेपी में जाएंगे, क्या कांग्रेस में जाएंगे, क्या करेंगे। और जब आप सत्या हिंदी प्लेटफॉर्म के साथ दोबारा आए, मेरे मन में पर्सनली आपके लिए बहुत सम्मान बढ़ गया। मैं बिल्कुल अलग तरह से आपकी शख्सियत को देखने लगी। बहुत शुक्रिया। ये कन्विक्शन कि ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं जम हो जाएं, कहीं पहुंच जाएं, लेकिन जो काम आता है और जिसमें कन्विक्शन है
उसमें जाएंगे और सरोकारी पत्रकारिता आपने शुरू की। बहुत सारे सेगमेंट्स हो सकते थे, आपने सरोकार को तय किया कि आप आम आदमी पार्टी और देश की राजनीति के ऊपर ही बात करेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत प्लेजेंटली आई वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि कई बार होता है लोग जाते हैं तो फिर चले ही जाते हैं, राजनीति ऐसी चीज़ है। अब आप ये बताइए, जो जहाँ पर हम आपने अपनी बात ख़त्म की कि कहाँ कैसे आपने ये जब शुरू किया, व्हाट वाज द वेयर विदाल, क्या असासा था, क्या टोटल रिसोर्स क्या था जिससे आपने शुरू किया? अगर ईमानदारी से कहूँ तो हमारे पास सिर्फ एक वेबसाइट थी बस, और एक बहुत छोटा सा दफ्तर हमने किराए पे लिया था। और जब मैंने वेबसाइट शुरू की थी तो मुझे उसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि 4-4.5 साल तक मैं इस मीडियम से पूरी तरीके से कट गया था। मैं राजनीति में चला गया था, तो दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी कितनी आगे इस क्षेत्र में हो गई है, इसका कंटेंट कितना बदल गया, मुझे इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन ये था कि कुछ करना है, छोड़ना। मैंने कहा था एक कोशिश करेंगे, हम ज़िंदगी में एक और कोशिश करेंगे, कामयाब होते नहीं कामयाब होते एक अलग तरीके का प्रश्न था। तो मैंने फिर नकवी साहब से बातचीत की, फिर मैंने शीतल जी से बातचीत की, फिर मैंने शैलेश जी से बातचीत की, 1-2 और लोगों से बातचीत की। तो उसमें 1-2 लोग तो ये चिकन आउट, ये 4-5 जो बड़े जर्नलिस्ट थे अपने ज़माने के, बड़े बड़े अखबारों में, चैनलों में काम किया था, संपादक थे, सीईओ से, उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, करते हैं, शुरू करते हैं। और हम सब लोगों ने अपने अपने स्तर पे जो है वो 10 लाख रुपए इकट्ठे किए। 10 लाख एक आदमी ने दिया उसको। हमारा ये था कि चलो अगर 1 साल तक अगर हमारा कॉर्पस 30-40 लाख 50 लाख का अगर रहेगा तो हम कुछ लोगों को हायर कर पाएंगे। और फिर एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए भी आपको काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी उसमें पैसे लगते हैं, फ्री में तो कोई करता नहीं, सैलरी जाने लगती है, सैलरी जाने लगती है। तो वहाँ से हमने शुरुआत की। तो हमने वेबसाइट पहले बनाई थी और उसके लिए हमने 3 लोगों को हायर किया था, 3 जो मिडिल लेवल के जर्नलिस्ट थे। और हमारा शुरू से ये था कि हम हिंदी में करेंगे, और हमारा शुरू से में ये था कि हम इसको राजनीति से के इर्द गिर्द ही अपनी चीज़ों को रखेंगे, क्योंकि जो हमारा यूएसपी है उसी पे काम करना चाहिए। जो हमारी यूएसपी नहीं है वो क्यों करेंगे। और एक चीज़ हमारे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट थी कि हमारा बजट बहुत ही लो कॉस्ट होगा, कि ऐसा बजट नहीं होगा कि कल पता चला हम आए बाय साए बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और फिर हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, फिर कुछ समय के बाद हमें उसे बंद करना पड़ रहा है। लेकिन ये भी था कि हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना है कि हम किसी राजनीतिक दल के पिछलग्गू बन जाएं। हाँ, हमारी अपनी सोच कहती है कि इस मसले पर सरकार का रुख अच्छा है तो हम उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, और अगर लगता है ख़राब है तो हम उसकी वो करेंगे। और ईमानदारी की बात है, हमने आज तक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किसी राजनीतिक दल से या किसी भी सरकार से हमने संपर्क नहीं किया एक तरीके से, ना किसी के हमने लल्लो चप्पो की। जितना हमको फेसबुक से या जितना हमको गूगल से या जितना हमको यूट्यूब से आ गया, बस उसी पे हम सरवाइव कर रहे हैं। बीच में ज़रूर हमने एक बार कोशिश की थी, हमने एक मार्केटिंग की टीम हमने हायर की थी और बड़े सीनियर लोग थे वो लोग। 3 महीने उन्होंने तक काम किया, लेकिन इस बीच 2 चीज़ें हो गई। एक तो 3 महीने में कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए किसी भी तरीके का, और हमें लगता था कि अगर हमारा जिस तरीके से कंटेंट है उसमें अच्छा रेवेन्यू आ सकता है, तो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए वो हमारे लिए। रेवेन्यू नहीं दिए, करीब 2019-20 की बात हुई। उसके बाद फिर कोरोना हो गया, तो कोरोना होने के बाद तो सारे रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गए। अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि एक बहुत छोटा सा दफ्तर है, उसमें अगर किसी एक को अगर कोरोना हो जाएगा तो सारा ऑपरेशन बंद हो जाएगा। तो जिस दिन मोदी जी ने घोषित किया, मेरे ख्याल से 24 मार्च ही था, हाँ 24 मार्च को उन्होंने घोषित किया था रात को 8 बजे कि हम लॉकडाउन टोटल होगा। तो हालांकि हम चाहते तो एक दो दिन हम लोग गए दफ्तर, लेकिन फिर दिमाग में बात आई, उस वक्त बहुत खौफ भी था कोरोना का, बहुत ज़्यादा कोविड का खौफ था। तो हमें लगा कि एक आदमी बीमार पड़ेगा तो फिर सब बीमार पड़ जाएंगे, फिर तो दफ्तर बंद हो जाएगा। तो हमने उसी दिन से तय कर लिया कि अब हमें ऑपरेशन बंद कर देना है। अब ऑपरेशन बंद हो जाएगा तो चलेगा कैसे। तो फिर हमने ये सोचा कि अपने अपने घरों में, हम सबके पास लैपटॉप है, हम अपने अपने घरों में अपने वीडियोज़ रिकॉर्ड करेंगे। और वेबसाइट्स तो अब कहीं से भी चल सकती थी, वेबसाइट के लिए वहाँ बैठ के करना ज़रूरी नहीं था। फिर हमने एक ग्रुप क्रिएट किया अपने व्हाट्सएप पे। उस ग्रुप को हमने नाम दिया सत्य हिंदी वर्किंग ग्रुप, और उसमें जितने हमारे साथी थे सबका उस पर नाम डाला। और फिर ये कहा कि भाई ये अब हमारा जो है ये इससे हमारा दफ्तर चलेगा। और उसमें अगर किसी को कोई बात कहनी है तो उस ग्रुप में डाल दो, कोई स्टोरी है तो उस ग्रुप में डाल दो, किसी की परमिशन सैंक्शन लेनी तो उस ग्रुप में डाल दीजिए। वो हमारा एक तरीके से चैट बॉक्स हो गया। और एक तो चैट बॉक्स, दूसरा इत्तेफाक की बात यह है कि उसी समय स्ट्रीम यार्ड जैसी टेक्नोलॉजी भी आ गई।
तो करीब 1.5-2 महीने तक तो हमने बिना स्ट्रीम यार्ड के किया, क्योंकि हमको अंदाज़ा भी नहीं था। हम अपने वीडियोस रिकॉर्ड करते थे, फिर उसको भाई 1-1.5 घंटे हमको लगते थे उसको भेजने में, क्योंकि जहाँ हमको आइडिया नहीं था, जहाँ हम भेजते थे पता चला वहाँ वाईफाई कम है, या फिर उसकी जो रैम है वो कम है या ज़्यादा है, तो उसको डाउनलोड करने में बहुत वक्त लगता था। जब StreamYard हमें किसी साथी ने कहा कि यार ये टेक्नोलॉजी आई है, इसको इस्तेमाल करके देखिए, तो हम तो बिल्कुल उचक गए, हम उछल गए। हमने कहा ये तो इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती है अब तो। और क्योंकि मैं इसलिए भी उछला क्योंकि हमने जब हमारा ऑफिस था तो हमने कई बार ये कोशिश की थी कि क्या हम लाइव रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या। हमारा पूरा सिस्टम था, हमने पूरा सिस्टम, लेकिन हम लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। लाइव रिकॉर्ड इन द सेंस कि एक शहर से दूसरे शहर, वहाँ बैठ के तो कर लेते थे, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर या एक और लोकेशन से दूसरे लोकेशन अपलिंक वाला, हाँ, हम नहीं कर पा रहे थे। वो कई बार हमने कोशिश की, हमसे संभव नहीं हो पाया, प्रॉब्लम आ रही थी उसमें। तो जब ये हमको इसलिए मैं इसलिए भी उछल गया क्योंकि मैं टेलीविज़न का फर्स्ट जनरेशन जर्नलिस्ट हूँ। 1994 में जब बिजनेस इंडिया टीवी आया था हिंदुस्तान में, और वो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रन न्यूज़ स्टेशन था, टीवी स्टेशन था। वो चला नहीं, लेकिन उसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। तब से हमने ये देखा था कि लाइव करने के लिए तो आपको तो ओबी वैन चाहिए होती है, जो इतना बड़ा हाथी जाता है, उसके पीछे मतलब कितने सारे लोग जाते हैं, फिर वो खड़े होते हैं, फिर वो एंटीना इधर से उधर हिलाते हैं, फिर कहते हैं पेड़ आ गया। तो एक लाइव करने के लिए जो है, एक तो इतना महंगा आपको इक्विपमेंट चाहिए होता था, फिर कैमरे होते थे, तमाम चीज़ें। और यहाँ आपको कुछ करने ही नहीं, आपने फ़ोन अपना खोला और उसके बाद StreamYard अपना अपलोड किया और एक लिंक क्रिएट किया, और लिंक क्रिएट करके आपने साथी को भेज दिया व्हाट्सएप पे, और आप शुरू हो गए। तो हमारी तो लॉटरी निकल गई उसकी वजह से। यूरेका मूवमेंट हमारा लिए तो यूरेका मूवमेंट था। हमने जो वहाँ से शुरू किया, देन वी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट, एंड थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी। और कोई शुरू में क्या था, अगर आप मेरे अपनी कहानी सोचें, मैं बेसिकली टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड आदमी हूँ। मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, और मेरी थैंक्स टू माय वाइफ कि वो टेक्नोलॉजिकली बहुत सॉलिड है। हाँ, वो उनको तो वो शुरू में मेरा कैमरा वो करती थी कि मेरा हम फ़ोन से ही रिकॉर्ड करते थे। ये फ़ोन हमने लगा लिया, सामने स्टैंड था, और उसका एक लाइट भी उन्होंने ही ख़रीदी थी, मुझे नहीं मालूम था। तो कहीं ऑनलाइन जाके उन्होंने खोजा, फिर वो लाइट उन्होंने मंगाई। रिंग लाइट, हाँ, मेल लाइट, एक ही लाइट है वो जो आजकल रिंग लाइट आती है। हाँ, रिंग लाइट तो ली। पहले एक छोटा सा आया था जो आप यहाँ पे फिक्स कर दिए, यहाँ से ऐसे दिखता था, वो लैंप की तरीके से होता था। तो शी वॉज माई फर्स्ट कैमरा पर्सन। वो मैं उनके सामने मतलब बोलता था, वो खड़ा कर देता था, फ्रेम चेक करना इतना तो मुझे आता था, क्योंकि टीवी में काम किया था, तो फ्रेम चेक करना, कलर चेक करना, वो सब तो मुझे अच्छी तरीके से आता, लेकिन उसको ऑपरेट कैसे करना ये मुझे बिल्कुल नहीं आता था। तो वो मेरी फर्स्ट कैमरा पर्सन थी, और वो अब रिकॉर्ड हो गया तो मेरा काम खत्म। अब वो रिकॉर्ड करके उसको भेजने का काम उनका होता था। फिर 1-1.5-2-3 महीनों के बाद मैंने कहा यार, ये तो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस ठीक नहीं, चलो कम से कम मैं तो सीख लूँ कि ये जो वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है इसको भेजना कैसे है। तो मैंने फिर वो भेजना सीख लिया। फिर मैंने धीरे कैसे भेजते थे? हम तो मेल से भेज देते थे, एक तरीके से मेल से भेजते थे। इतना लंबा वीडियो मेल से चला जाता था वो। अच्छा। हाँ, फिर वी ट्रांसफ़र, बहुत सारी चीज़ें वी ट्रांसफ़र तो बाद में आया, बहुत सारी चीज़ें होती थी। हम उसको रिकॉर्ड कर लेते थे, रिकॉर्ड करके उसकी क्लिप बन जाती थी। फिर उस क्लिप को हम अपने मेल बॉक्स में डालते थे, और मेल बॉक्स में डालने के बाद फिर उसको हम अपने दूसरे साथी को भेज देते थे, जो हमारे प्रोड्यूसर थे। वो उसको मेल बॉक्स को रिसीव करते, अपने मेल बॉक्स उसको रिसीव करते थे, फिर वो उसको डाउनलोड करते थे। वो अब उनको वहाँ अगर उनका वाईफाई अगर ठीक नहीं है या नेटवर्क ठीक नहीं है, तो उनको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती थी। बट धीरे धीरे सब एवरीबडी गॉट यूज टू द सिस्टम। हम भी उस सिस्टम से यूज़ हो गए। अब मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अब जैसे 3-4 दिन पहले मेरा एक ऑडियो गायब हो गया, तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने कहा मनीषा जी को इतना तकलीफ देना ठीक नहीं है, तो मैंने खुद ही जाके उसको खोजबीन की और मैंने अपना ऑडियो ठीक कर लिया। तो ये बताइए कोई देखेगा तो क्या कहेगा? सत्य हिंदी के फाउंडर उनको जो है अभी मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ, मुझे रिकॉर्ड करना नहीं आता, और ये रियलिटी है। अभी भी जैसे मैं लाइव करता हूँ रात को 10 बजे, और अगर कहीं बीच में गड़बड़ हुआ तो मेरी सांस फूल जाती है, फिर मैं बीच में चिल्ला देता हूँ, मैंने नाम लेते हुए कि देन शी कम्स एंड मतलब फिर वो। बट अब उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अब तो खैर उतना मुझे सिस्टम आ गया कि कैसे चीज़ें हैंडल करनी जाए।
बिल्कुल डिफरेंट टेंजेंट पे हम चले गए। मैं सोचा बड़ी टेक्निकल बातें पता चलेंगी। सच में मैं सोचा था बड़ी ज्ञान की बातें होंगी, हमें भी सीखने को मिलेगा, हम भी नए हैं, छोटी सी कोशिश है, तो आप आएंगे तो हमें भी सिखाएंगे और दर्शकों को भी सिखाएंगे। लेकिन ये ज़बरदस्त है, ये ज़्यादा इनकरेजिंग है कि अगर आप जो कह रहे हैं इतना ज़्यादा सिंपल वे में अगर कोई शुरुआत हो सकती है तो फिर सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये कोविड से पहले जो आप रिकॉर्ड कर रहे थे, एक दिन में आप कितने वीडियोज़ डाल पा रहे थे? कोविड से पहले आप हमारे स्टूडियो में आई जी, हैं। उस वक्त हमारा जो आइडिया था वो 4 न्यूज़ बुलेटिन्स हम बनाते थे, दिन के 11 बजे, 2 बजे, 6 बजे और रात को 8 बजे। 4 न्यूज़ बुलेटिन्स थे और न्यूज़ बुलेटिन्स का मतलब ये था कि 10-10 मिनट के एक बुलेटिन्स, ताकि कोई आदमी जो कहीं बिजी है उसको 1 घंटे ना देखना पड़े। 10 मिनट को उसको उस वक्त की न्यूज़ ऑफ द डे आपको उसको उस दिन उसकी मिल जाए। शाम को जो हमारा एक प्रोग्राम होता था 8 बजे को, हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम था। इत्तेफाक से उतना चलने के बाद उतना अच्छा हो नहीं पाएगा क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो हम उसमें 5 दिन की बड़ी खबरें लेते थे और उन 5 खबरों को वो थोड़ा विस्तार से उसके एनालिसिस करते हुए बताते थे। तो आप मान के चलिए कि करीब हम, और उसके बाद एक वीडियो मैं बनाता था, एक शैलेश जी बनाते थे, एक शीतल जी बनाते थे और हम बाकी साथियों को भी इनकरेज करते थे कि आप भी अपना अपना वीडियो बनाइए। नीलू हमारे साथ थे, उनका चलता था। तो हम करीब 3 घंटे का या 2.5-3 घंटे का सॉफ्टवेयर हम बना लेते थे और बहुत ही छोटे उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हम कोई बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हमको बहुत मेहनत। और इट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि हम टेलीविज़न के उस बुनियादी चीज़ें से निकले थे जहाँ बहुत तामझाम रहता था, जहाँ हम सोच ही नहीं सकते कि हम एक, और वो जो बुलेटिन बनता था वो 2 लोग बनाते थे। कैन यू इमेजिन दिस? सिर्फ 2 लोग। एक वो लड़का जो एडिटोरियल देखता था, जो सिलेक्ट करता था कि ये स्टोरीज हम जा सकती हैं, और इस स्टोरीज में जो 4 लाइनें लिखनी है वो लिखता था। हर स्टोरी में, अब 10 मिनट की तो जाहिर सी बात है 30-40 सेकंड की एक स्टोरी होगी, 30-40 सेकंड में स्टोरी लिखता था। फिर उसके बाद उसमें जो थोड़े से स्लग्स देने होते वो देता था, और स्लग्स देने के साथ साथ फिर वो उस कंटेंट को अपने प्रोड्यूसर को भेज देता था, और वो कंटेंट एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में जाता था। कोई नथिंग, पेपर कुछ भी नहीं था। वो एक लैपटॉप उसने अपना किया, लिखा और उसको क्लिक करके दूसरे लैपटॉप पे गया, भेजा। जो दूसरे लैपटॉप पे गया उसने देख लिया कि इसमें ये कंटेंट है, नरेंद्र मोदी के बारे में बातचीत है, या फिर नरसिम्हा राव के बारे में बातचीत है, या राहुल गांधी के बारे में बातचीत है, तो उससे रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं वो निकाल लेते थे। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत ये पैदा हो गई थी कि हमारे पास इतने पैसे तो थे नहीं कि हम ANI को हायर कर लेते या PTI को हायर करते, तो क्या करें। और हम पिक्चर्स भी नहीं ले सकते थे क्योंकि उसके भी पैसे देने पड़ते थे, और अगर आप उनके पिक्चर्स लें, उनकी वीडियोस लें, उनकी फ़ोटोज़ लें, तो आपको यूट्यूब में जो है कॉपीराइट के स्ट्राइक का खतरा पड़ता था। तो हम लोगों ने ये एक्सप्लोर किया कि बहुत सारा ऐसा कंटेंट पिक्चर्स का पड़ा हुआ है, वीडियोस का पड़ा हुआ है, जिस पर जो पब्लिक डोमेन में है, जो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अब जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जो कांग्रेस पार्टी अपने उसमें डाल रही है, जो उसने खुद रिकॉर्ड करके अपने ट्विटर अकाउंट में डाल रखा है, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो हमने कहा यहाँ से कंटेंट उठा लेते हैं, यहाँ से वीडियो ले लेते हैं। तो बहुत खजाना हमको मिल गया। हमको बिल्कुल किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और बहुत ही सस्ते में हमारा काम हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि अगर हम शुरू से ही होते कि यार इतना पैसे है, चलो ANI भी ले लेते हैं, PTI भी ले लेते हैं, रॉयटर्स भी ले लेते हैं, AFP भी ले लेते हैं, ये सारी हमारी ज़रूरत है, तब तो हम 3 महीने भी हमारा ऑपरेशन नहीं चलता। दिमाग में चूंकि ये क्लैरिटी थी कि हमको, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, और चूंकि ये क्लैरिटी थी इसलिए हमने वो रास्ते खोजे, या मैंने खोजे, या लोगों ने खोजे, और सब उसी माइंडसेट से उसमें काम करने लगे। सो इट वाज अ ग्रेट लर्निंग इन द सेंस कि अगर आपके मन में कोई उम्मीद है, कोई चाह है, कुछ करना चाहते हैं, तो आप रास्ता खोज लेते हैं। अब जैसे मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये मेरी ट्रेनिंग कहाँ से हुई। जब मैं आज तक में था, और मैं 1995 से लेकर 2006 तक मैं आज तक में था, 11 साल था। पहले वो 20 मिनट का बुलेटिन था, बाद में वो हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन चैनल हो गया। तो वहाँ कोई बजट जैसी कोई चीज़ नहीं थी। बजट इन द सेंस कि बहुत लैविशली खर्च करते थे। और चूंकि मैं असाइनमेंट हेड था, मैं नेशनल ब्यूरो का हेड था, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं
कि अगर बॉम्बे में कोई घटना हो गई तो 5 रिपोर्टर भेज दिया, सब हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, सब पता चला 5 स्टार होटल में रह रहे, नेवर बॉदर्ड। जब वहाँ से मैं मैनेजिंग एडिटर बन के जब मैं नेटवर्क 18 के IBN 7 में आया, और वो पहली घटना जो हुई वो थी बॉम्बे ब्लास्ट की, जो बहुत 26/11 की। तो मेरी तो आदत वही थी कि फट से मैंने 5 रिपोर्टर यहाँ से भेज दिए। अब जब मैंने 5 रिपोर्टर भेज दिए तो राजदीप का फोन, अरे तुमने क्या कर दिया? मैंने कहा क्या? मैंने कहा 5 रिपोर्टर भेज दिए, इतनी बड़ी खबर है। बोले यार ये आज तक नहीं है, समझा करो इस बात को, ये इतना खर्चा हम लोग नहीं कर सकते। अब तो दैट वन थिंग स्ट्रक मी कि अब लो बजट में भी हमें काम करना है। नॉट दैट कि नेटवर्क 18 के पास पैसे नहीं थे, बट ये उनका मॉडल था। हालांकि कुछ चीज़ों में उन्होंने बहुत लेविशली खर्च किए। तो फिर हमने उस हिसाब से सोचना शुरू कर दिया। फिर हमने जो वहाँ के कि अब अगर इतनी बड़ी खबर हुई है तो बजाय 5 रिपोर्टर के हम एक आदमी को भेजेंगे जो वहाँ की टीम को पूरी तरीके से गाइड करेगा, और दैट वन मैन, या फिर अगर पॉसिबल है तो यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे। तो वो जो आदत वहाँ थी वो यहाँ पर भी वो आदत है, और यहाँ मजबूरी भी थी क्योंकि हमारे पास वाकई में पैसे नहीं थे। अन्यथा तो हम जाते ही NI खरीदते या PTI लेते या बाकी वो हमने किया नहीं। और आज तक टिल दिस डेट शायद ही कभी कोई स्ट्राइक हुआ हो, कॉपीराइट का स्ट्राइक एक आध बार कभी आया, बट जैसे किसी का म्यूजिक का इस्तेमाल हो गया, गलती से हो गया, तो हमने उसके लिए रिग्रेट कर लिया और हमने अपने वीडियो वापस कर लिए। कोई उसमें ये तो ज़बरदस्ती थी नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो आपके यूट्यूब में जो स्ट्राइक्स आते हैं, अगर आप उसको कंटेस्ट करें तो आप से वो स्ट्राइक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो कुछ लोगों की आदत होती है जो सिर्फ कंटेस्ट करते हैं, ज़बरदस्ती होते हैं, वो दरअसल उसके ओनर नहीं होते हैं। ऐसे कम लोग होते हैं जो ओनर्स होते हैं, और हम लोग चूँकि बहुत शुरू से बहुत अलर्ट थे इस मामले में, तो उस तरीके से दिक्कत कभी नहीं आई। ये क्लैरिटी थी कि यहाँ पर कॉपीराइट का बहुत सेंसिटिव मामला है। बिल्कुल, क्योंकि कॉपीराइट में क्या है, अगर आपके पास ज़्यादा कॉपीराइट के स्ट्राइक्स आएंगे तो आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट बंद नहीं, अगर इफ द यूट्यूब फाउंड्स यू एज अ हैबिचुअल ऑफेंडर तो आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है। जब ऑफिस आपने बनाया सत्या हिंदी का नोएडा में, तो उस वक्त आपने बेसिक रिकॉर्डिंग और साउंड और इन सब का इक्विपमेंट क्या था आपके पास? बेसिक क्या था? बिल्कुल बेसिक्स थे। मतलब वो जो एक यूट्यूब नहीं बल्कि जो एक टीवी न्यूज़ को चलाने के लिए जो एक छोटे से कमरे में ये छोटे छोटे जो कैमरे थे, ये छोटे छोटे कैमरे हमारे पास 4-5 कैमरे थे, और उसके अलावा लाइट्स का इंतज़ाम था। लेविश कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा एक स्टूडियो, आप तो आई हैं, एक छोटी सी टेबल थी और उसमें एक दो चेयर 3 चेयर लग जाती थी, और सामने से कैमरे होते थे, दो कैमरे होते थे, और लाइव उसकी रिकॉर्डिंग करते थे। तो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी हमने लाइव कर रखी थी, क्योंकि हमारा मानना ये था कि आप जितना पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे उसमें वक्त भी आपका बहुत ज़ाया होता है, और आपका बहुत वक्त और आपकी रिसोर्सेज भी बहुत लगते हैं उसमें। और दूसरी चीज़ जो मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी कि दरअसल हम ये कंटेंट बना किसके लिए रहे हैं। ये सवाल हमारे दिमाग में था कि हम किसके लिए कंटेंट बना रहे हैं, ये कौन देख रहा है। वो जो टीवी के ऊपर आके बैठ के देख रहा है, जो इतनी बड़े टीवी में देख रहा है, या फिर जो स्टैम्प साइज में देख रहा है। अब ये जो हमारा फ़ोन है इसमें तो इतना ही तो यही तो दिखना ना, मतलब 2 स्टैम्प ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस 2 स्टैम्प की जो पिक्चर है उसमें हमें कितना ग्लॉस डालना है उसमें अगर आपने 6 विंडो बना लिए तो फिर आप सोच लीजिए उसमें तो इतनी भी नहीं दिखाई पड़ने वाली है। उसमें आपका स्टूडियो तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ेगा, या आपकी लाइट बहुत खूबसूरत है तो भी उसका कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये मीडियम बहुत इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल इन द सेंस कि इसमें जैसे अब मैं तो एंकरिंग करता था, आज तक में भी मैंने एंकरिंग की, फिर IBN 7 में भी एंकरिंग की। इनफैक्ट कि राजनीति में आने के पहले तक तो मैं एंकर ही था, एक तरीके का एंकर संपादक था। तो रोज़ शाम को 8 बजे का प्रोग्राम है तो 7 बजे से खदबदाहट शुरू हो जाती थी। पता चला मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरी टाई कहाँ है, मेरा मेकअप कहाँ है, और बन संवर के सज धज के आप बैठ जाते थे टीवी के सामने। मैंने कहा इस मीडियम में तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो आप टी-शर्ट में भी बैठ के काम कर सकते हैं। थोड़ा सा यू शुड बी डिसेंटली ड्रेस्ड, बट तो एक हमारे लिए ये भी लर्निंग था। तब उसके बाद हमने आपके बड़े अच्छे कुर्ते देखने शुरू किए। कुर्तों में आप आए फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फिर हमने ये हमारे लिए अच्छा था कि यार अब तो अदरवाइज क्या है,
आपको मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मेकअप के सामान की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपको रोज़ एक नई टाई की ज़रूरत पड़ेगी, नए शर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, नए जैकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने उसको पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया। हमने कहा हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। ये मीडियम इनफॉर्मल मीडिया में इतनी से तो तस्वीर दिखनी है, उसके लिए हमें इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मेकअप है नहीं, में लाइट थोड़ा सा ठीक होना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि आधा चेहरा काला दिखाई पड़ रहा, आधा सफ़ेद दिखाए। लाइट शुड भी थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। हालांकि इसमें लाइट का भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट अगर मैं इस कैमरे से शूट कर रहा हूँ यहाँ पे या लैपटॉप पे अगर मैं कर रहा हूँ, तो जो ट्यूबलाइट्स की रोशनी में भी आपका चेहरा बहुत अच्छा दिख जाता है। और थोड़ा फ्रेम अगर आपको बनाने का, जैसे बहुत सारे लोग फ्रेम बनाते तो छत दिखाई पड़ती है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी सेंस है टीवी का, तो आप यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे आई साइड से थोड़ा सा नीचे, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको छत बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगी और आपका बिल्कुल सही फ्रेम बनेगा, आई लुक आपका सही होगा। तो कभी कभी मैं मजाक में कहता था, मैंने कहा कि देखो जो फ्रांस में जो फिल्म रिवोल्यूशन आया, जिससे सेकेंड वेव रिवोल्यूशन कहते थे फिल्मों का, वो कैसे आया? वो इसलिए आया क्योंकि उसके पहले की जो परंपरा थी वो बड़े बड़े स्टूडियोज़ की परंपरा थी। स्टूडियो के बाहर शूटिंग नहीं होती थी, लाइट होती थी, सब कुछ प्रॉपर होता था, बड़े लैविश चीज़ें होती थी। अब जिस फ्रेंच जैन नाम में उनका भूल रहा हूँ, जिन्होंने ब्रेथलेस नाम की फिल्म बनाई, बहुत ही शानदार फिल्म है, तो उन्होंने क्या किया, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं तो मैं क्या करूँ, उन्होंने कैमरा लिया हाथ में और उन्होंने ना तो ट्राईपॉड लिया और सड़क पे निकल पड़े, वहीं के उन्होंने शूट करना शुरू कर दिया। तो हमारे लिए भी लगभग उसी तरीके से था कि हम बड़े बड़े टीवी स्टूडियो से तो मुकाबला कर नहीं सकते थे, तो हमने भी कहा कि एकदम जो है बिंदास काम करो, और लोगों का रिस्पांस मिला तो हाँ। फिर दूसरी चीज़ उसमें एक और थी जो हमने बहुत कॉन्शियसली डिसाइड की, वो ये डिसाइड की थी कि हमें इस वक्त टेलीविज़न के अंदर क्या हो रहा है कि लोग गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को। वहाँ पे डिबेट नहीं हो रही है, वहाँ गालीबाजी हो रही है, वहाँ पे एनालिसिस नहीं हो रही है, वहाँ एक दूसरे के ऊपर ताने मारे जा रहे हैं, और वहाँ खबरें नहीं हैं। तो हमने कहा कि हमारा जो डिबेट का फॉर्मेट होगा, हम उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को नहीं इनवाइट करेंगे। जबकि पहले ये ट्रेंड था, पहले के टीवी का ट्रेंड ही है ये बेसिक। आज भी आप देखें तो 5 वहाँ प्रवक्ता बैठे होते हैं जो एक दूसरे को गालियाँ देते हैं और 5 झूठ बोलते हैं। ये मैं अपने राजनीतिक अनुभव से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी खूब झूठ बोला है। एक स्पोक्स पर्सन होने के नाते सारे स्पोक्स पर्सन आप मान के चलिए कि अपनी पार्टी की लाइन को डिफेंड करने के लिए झूठ बोलते रहते हैं और आत्मा को भी मारते हैं अपनी। अब वो मजबूरी है, सही और गलत छोड़ करके डिफेंस। आपको पार्टी लाइन को डिफेंड करना है तो डिफेंड करना है। ये सबसे डर्टी जॉब है पॉलिटिक्स का, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, हम अब यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो रही है कि विश्लेषण, अगर आज भारतीय जनता पार्टी अगर 13 सीटों पे अगर वो विधानसभा के चुनाव में हारी है, तो क्यों हारी है, इसका विश्लेषण कौन दे सकता है? वो दे सकते हैं जो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, या वो जिन्होंने 25 साल पत्रकारिता की है। तो हमने कहा कि इस फॉर्मेट को ट्राई करते ना। फिर हमने उस फॉर्मेट को ट्राई किया और मुझे लगा कि वो ज़्यादा सीरियस फॉर्मेट हो गया, ज़्यादा उसमें लोगों को मज़ा आने लगा। और फिर मैंने देखा कि उसकी नकल भी टीवी चैनल वाले करने लगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जब बड़े बड़े टीवी चैनल वाले, आज हम किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता को नहीं बुला रहे, आज सिर्फ उनसे बातचीत करेंगे जो अपने विषय को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये क्लैरिटी हमारे दिमाग में थी कि लो कॉस्ट बजट होना, बिल्कुल लो कॉस्ट होना, खर्चे नहीं करने। इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए क्योंकि हम उस मॉडल को ट्राई करना चाहते थे, फेल नहीं होना चाहते थे। फिर हमने ट्राई किया कि हमको स्पोक्स पर्सन को नहीं बुलाना है, हमको विश्लेषण करना है, ताकि एक आदमी आधे घंटे पौन घंटे हमारे वीडियो को देखे तो वो कुछ लेके जाए, वो कुछ समझ के जाए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्यों हारी, उसके पीछे के कारण क्या हैं, या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में क्या दिक्कत पैदा हो गई है कि कांग्रेस पार्टी उठ खड़ी नहीं हो पा रही है। कांग्रेस पार्टी का अगर कोई मैनिफेस्टो आया है तो उस मैनिफेस्टो की क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। या प्रधानमंत्री जी अगर ये कह रहे हैं कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं तो बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं, तो फिर वो क्यों ये बात कह रहे हैं। ये बात लोगों तक जानी चाहिए, लोगों को ये बात समझनी चाहिए। और लोगों को ये बात अच्छी लगी और मुझे लगा कि बहुत सारे जो पत्रकार थे, एक अच्छी बात ये थी कि किसी पत्रकार ने हमसे ये नहीं कहा कि हम आपके प्रोग्राम में आने के लिए पैसे चाहिए। मतलब ये बहुत अच्छी बात थी।
और सब दोस्तों ने, सब बहुत सारे लोगों ने इससे हमारी मदद की। हम साफ कहते भाई हम पैसे आपको नहीं दे सकते, आपको टीवी चैनल से पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ आपको सुकून मिलेगा। आप 5 मिनट 6 मिनट आपको जितना बोलना है आप बोलिए। टीवी में तो आपको बोलने का मौका 2 मिनट ही नहीं मिलता है, यहाँ आप बोलिए, अच्छी बातें करिए, और चल गया। बहुत अच्छा चल गया। हमारे लिए भी कई बार गो टू जो मीडिया है, हम वहाँ जाते हैं कि यहाँ ज़रूर आया होगा किसी न किसी ने, एक्सपर्ट ने, आपके जो पैनलिस्ट हैं, जो पैनल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ज़रूर उस बारे में कहा होगा। तो दिन भर का अगर कुछ होता है तो आई ऑलवेज़ गो टू। आपने कहा कि आप पत्रकारिता में यूं ही आ गए, ये प्लान नहीं था, कैसे हुआ था ये? हाँ, ये बहुत मैं एक बार कानपुर, मेरी पूरी ज़िंदगी दरअसल क्या है ना कि मैं कानपुर आईआईटी में बच्चों ने मुझे बुलाया था, तो मैंने उनको बोला था कि देखो मैं तो हमेशा अंधेरे में ही छलांग लगाता रहा हूँ, और इसलिए छलांग लगाने से डरना नहीं चाहिए। और हम लोग उस पीढ़ी के लोग भी हैं, कोई बहुत ज़्यादा उम्र मेरी नहीं है, बट हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं जहाँ इतना एक्सपोजर ही नहीं था। बेस्ट पीढ़ी के लोग हैं, हमने वो भी देखा, ये भी देखा, और आगे भी कोई एक्सपोजर ही नहीं था, किसी तरीके का कोई एक्सपोजर नहीं था। अभी उनको जो है वो तो कोई चीज़ पता करनी हो तो यूट्यूब में चले जाएंगे, गूगल में चले जाएंगे, सब कुछ पता चला जाएगा। क्या इस उम्र में आने के बाद आपके ये स्वभाव है तो आपको किस प्रोफेशन में जाना है, ये भी आपको पूछने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप गूगल करेंगे, आपको सारी जानकारी आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। हम लोगों का क्या था, बहुत छोटे शहर से थे, मिर्ज़ापुर में हमारे फादर उन दिनों पोस्टेड थे। मेरे फादर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे, वो छोटे छोटे शहरों में उनकी पोस्टिंग होती रहती थी। तो हम लोग 13 साल तक मिर्ज़ापुर में थे। फादर इधर उधर उनके जॉब ट्रांसफ़र होता रहता था, वो आते जाते रहते थे, और हम लोग वहीं पे, चूँकि छोटे थे, 4 भाई बहन हम लोग थे, माँ थी, तो बार बार शिफ्ट करना फैमिली भी ठीक नहीं था। तो हम लोगों ने एक तरीके से स्टेशन, हमारा बेस स्टेशन मिर्ज़ापुर बन गया था। तो अब पढ़ने में थोड़े ठीक थे, तो उन दिनों में जो पेरेंट्स थे उनको लगता अगर बच्चा थोड़ा पढ़ने में ठीक है तो या तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मुझे साइंस पढ़ना मस्ट था। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो साइंस पढ़ना चाहिए। और ईमानदारी की बात यह कि मेरी साइंस में कतई कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि मुझे एक टीचर थे, मैंने उनको बोला भी कि सर मुझे ये फिज़िक्स नहीं समझ में आती। तो उन्होंने कहा ये मेरे लिए चुनौती है कि तुमको फिज़िक्स क्यों नहीं आती है। उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे ऊपर, लेकिन मेरा टेम्परामेंट साइंस का नहीं था। तो लेकिन अब चूँकि हमको परिवार का दबाव था, तो हमने बीएससी भी किया, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से किया। फिर हमने सीपीएमटी का एग्ज़ाम दिया, एक एग्ज़ाम दिया, फेल कर गया। मैंने कहा मुझे डॉक्टर नहीं बनना। मैंने अपने फादर को बिना बताए, मैंने इलाहाबाद में था और मैंने फ़िलासफ़ी में एडमिशन ले लिया, सीधे जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से फ़िलासफ़ी। और उसके बाद का जो संघर्ष था वो गज़ब का संघर्ष था, क्योंकि सोशल साइंस का मेरा कोई बैकग्राउंड ही नहीं था, और सीधे आप साइंस से फ़िलासफ़ी में चले गए। एक पेज, और वो भी इंग्लिश मीडियम में, एक पेज पढ़ने में मेरी तो हालत ख़राब हो जाती थी, मतलब। और ऐसे उसके कॉन्सेप्ट्स थे। अब मैं एक बिल्कुल यंग लड़का फ़िलासफ़ी के कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहा है, अंग्रेज़ी में समझने की कोशिश कर रहा है, डिक्शनरी लेके बैठा हुआ है, एक चीज़ देख रहा है कि भाई ये ऑन्टोलॉजी क्या है, ये फलाने चीज़ क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ये जीनियोलॉजी होल एंड पार्ट क्या है, मतलब अजीब। बट मुझे लगा कि ये मेरे मन का सब्जेक्ट है और मुझे उसमें मज़ा आने लगा। फिर क्या हुआ कि जब मैं फ़िलासफ़ी में गया तो ये हुआ कि अब क्या करेंगे, आपने डॉक्टरी की तो छोड़ दी, वो तो सीपीएमटी छोड़ दिया आपने, तो पिताजी ने बड़े गुस्सा हुए। तो लोगों ने कहा आईएएस बनना चाहिए, इलाहाबाद में सब आईएएस बनने आते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी। लेकिन फिर किसी ने कहा यार इलाहाबाद से बात नहीं बनेगी, दिल्ली चलना चाहिए। तो उन दिनों क्या था, एक अखबार में विज्ञापन आया था, और मैंने, ईमानदारी की बात है, कोई मेरी बात नहीं मानता, मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम तक नहीं सुना था, मैं एमए कर रहा था। तो अखबार में विज्ञापन आया जेएनयू में एडमिशन के लिए, एक कॉम्पिटिटिव उसका, आप अप्लाई कर दो। तो मैंने अप्लाई कर दिया, मेरे आंख बंद करके मैंने अप्लाई कर दिया, क्योंकि SIS, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड CPS। फिर मैंने थोड़ी बहुत किताबें मैंने अपने पढ़ा ली। इत्तेफाक की बात यह है कि मैंने MA फ़िलासफ़ी पार्ट 1 पास किया था, और 10+2+1 चाहिए था उनको। तो या तो 10+2+3 या फिर 10+2+1। तो मैं MA पास कर चुका था, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री का मैं ग्रेजुएशन मैंने कर लिया था,
तो मेरा वहाँ एडमिशन हो गया। अब वो कैसे एडमिशन हुआ मुझे आज नहीं, तक जेएनयू की बात अच्छी है, आप किसी भी डिसिप्लिन से आए, अगर एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया तो हो गया। तो हमने फिर वहाँ गए तो हमारा CPS सेंटर फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड SIS स्कूल फॉर इंटरनेशनल स्टडी। ये किस सन की बात है? ये है 86 की बात, बहुत पुरानी बात है। तो मैं आप बहुत 2004 में गई। हाँ, बहुत बाद में आप गई। तो 86 में जब हम गए तो कोई गाइड करने वाला नहीं था। अब मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। मैंने कहा ये इंटरनेशनल स्टडीज़ तो हिंदुस्तान में एक ही जगह पढ़ाई जाती थी, इसको पढ़ना चाहिए। हम पढ़ लिए और पूरा जो मेरा JNU जाने के पीछे का जो पूरा वो था, जो उद्देश्य था, वो सिर्फ इतना सा था कि एक हमें UPSC की तैयारी करनी है, दूसरा JNU में जाएंगे तो हॉस्टल मिल जाएगा। और वो हॉस्टल मिल गया मुझे। कौन सा हॉस्टल था आपका? मैं पेरियार हॉस्टल। अच्छा, शुरू में? मैं शुरू से अंत तक पेरियार हॉस्टल में रहा, 8 साल तक। तो पेरियार हॉस्टल में मैं गया। उसके बाद मैंने UPSC की तैयारी की। फिर मेरा प्रीलिम्स में हुआ, मेंस में नहीं हुआ। तो अब मुझे लगने लगा यार ये मेरे बस का नहीं है। मेरे मन में वो हिचक पैदा हो गई। तो फिर मैंने अगले बार फिर मैंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया, पास भी हो गया, लेकिन मैंने मेंस छोड़ दिया। तो लोगों ने कहा ये तो पागल आदमी है, लोग JNU में पढ़ने आते हैं, इसका प्रीलिम्स में हो गया है, अगले बार इसका अच्छा खासा पढ़ता है, इसका मेंस में अगर देगा तो शायद हो जाए। लेकिन मन में कहीं कोई हिचकती हो, तब तक मैंने लिखना शुरू कर दिया था। मैं अखबारों में, मैगजीन्स में लिखने लगा था। एक आर्टिकल कभी छप भी गया, तो उसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है। मैंने पुष्पेश जी मेरे गुरु थे, मेरे टीचर थे, प्रोफेसर थे। तो मैंने उनसे बोला कि सर मुझे लिखना है। बोला ठीक है, तुम जनसत्ता में वो नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत अच्छे साहित्यकार थे जो संडे रविवासरी देखा करते थे। बहुत अच्छे कवि भी हैं, देखिए पहाड़ के हैं, मंगलेश डबराल जी। तो मंगलेश डबराल जी के पास जाओ और उनसे बोलो कि मैंने तुम्हें भेजा है, उनसे असाइनमेंट लो, काम करो। अब मैं 6 महीने तक उनसे असाइनमेंट लेता था और उनको दे देता था, छपा ही नहीं, एक भी नहीं छपा। 6 महीने तक लिख लिख के परेशान था मैं, और छपता ही नहीं था। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही दिक्कत वाली। अब मैं क्या बोलूँ, मंगलेश जी ने पता नहीं सोचा होगा बहुत ही बेवकूफ़ लड़का है, इसके कुछ लिखने की ताकत अकलियत कुछ नहीं इसके अंदर। फिर इत्तेफाक से एक दिन की बात क्या हुई कि मेरे पास मृणाल जी का फ़ोन आया। और मृणाल जी का फ़ोन इसलिए आया क्योंकि उन्होंने कोई असाइनमेंट पुष्पेश जी को दिया था और वो डेडलाइन लगभग आ गई थी और वो किन्हीं कारणों से उसको नहीं पूरा कर पाए, किन्हीं कारणों से कहीं फंस गए, वो नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने पुष्पेश जी से पूछा होगा कि भाई कौन कर सकता है अभी। बोले एक लड़का है, मैं उसको भेज देता हूँ, वो कुछ कर लेगा। तो मैंने वो, आप मृणाल पांडे की बात कर रहे हैं? हाँ, मृणाल पांडे जी की बात करता। वो संपादक थे साप्ताहिक हिंदुस्तान जी। तो वो एक आर्टिकल था, आतंकवाद कब क्यों और कैसे, आतंकवाद कब क्यों और कैसे आर्टिकल था। तो मैंने उसको करीब 2-2.5 हज़ार शब्दों का लाइब्रेरी में जाके यहाँ से उठा के टीप टाप किया, अपनी भाषा में लिखा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो था नहीं। लेकिन ये था कि लाइब्रेरी में गए, अखबारों को पढ़ा, एडिटोरियल्स पढ़े, टेररिज्म से रिलेटेड किताबें पढ़ी और 8-10 घंटे 12 घंटे लगा के हमने उसको अपनी तरफ से जैसा हो सकता मैं लिख दिया। तो मेरा जो फर्स्ट आर्टिकल पब्लिश हुआ वो कवर स्टोरी पब्लिश हुआ। अरे वाह, जबरदस्त। हाँ, और मैं देख के तो मैं एकदम उछल गया। मैंने कहा ये हुआ बात अभी तो मुझे 6 महीने में जो मेरा बिल्कुल नहीं छपा था, वो जो त्रास था, जो तकलीफ थी, जो संकट था, जो मैं गालियां बका करता था कि, और आपका क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत नीचे चला जाता है ना। आप लिख रहे हैं और आपका छप नहीं रहा है। तो इमेजिन उस लड़के के बारे में कि जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से आया हुआ है और कोई छाप ही नहीं रहा उसको, और डिसिप्लिन का भी चक्कर है कि साइंस पढ़ के आए और इधर कोई छाप नहीं रहा है। कितना कॉन्फिडेंस लेवल उसका लो हुआ रहा होगा उस वक्त। बट वो जैसे वो छपा तो मुझे लगा नहीं, अब मैं नाउ आई हैव अराइव्ड। अगर साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसे, और साप्ताहिक हिंदुस्तान से मेरा बहुत अलग तरीके का प्रेम था, क्योंकि 2 मैगजीन उस वक्त बहुत मशहूर थी, धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान। तो उनके अलग अलग पाठक वर्ग थे। जो धार्मिक पढ़ते थे वो धार्मिक पढ़ते थे, वो टाइम्स ऑफ इंडिया का था। जो साप्ताहिक हिंदुस्तान पढ़ते थे साप्ताहिक हिंदुस्तान पढ़ते थे, दोनों के बीच मिक्स। हमारे मिर्ज़ापुर में मैं जिस घर में रहता था, पड़ोस में एक परिवार था जिनसे मेरा बहुत पारिवारिक रिश्ता था और वो मुझे अपने बच्चे की तरह मानते थे। उनके यहाँ साप्ताहिक हिंदुस्तान आता था और 20 साल के साप्ताहिक हिंदुस्तान बाल बहुत सहेज के रखे जाते थे उनके यहाँ। तो मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान रेगुलरली पढ़ता था। जिस पत्रिका को पढ़ के आप बड़े हुए, उसी में अगर आपकी कवर स्टोरी छपी तो इट मीन्स समथिंग। तो जब साप्ताहिक हिंदुस्तान में फिर मैंने रेगुलरली लिखना शुरू कर दिया
तो मुझे लगा कि नहीं, ये काम ठीक है, वो जो IAS बनने वाला काम बेकार है। इस बीच उनके लिए मैंने फ्रीलांसिंग की, 3-4 महीने मैंने फ्रीलांसिंग की होगी। तब दिल्ली का पहला विधानसभा का चुनाव हुआ था, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, शीला दीक्षित। तो मैंने बस पकड़ के एक कोने से दूसरे कोने जाके इन सबों के इंटरव्यूज़ किए थे, बहुत सारे। 615। हाँ, 615, 666, दोनों 620, ये तीन आती थी। तो एक दिन उन्होंने ऑफर किया कि तुम ज्वाइन करोगे। मैंने कहा अरे मरता क्या ना करता है। तो सब एडिटर कम रिपोर्टर का मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, 1500 रुपये मुझे मिले। तो ऐसे में पत्रकारिता में आया। मतलब डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बना। IAS बनना चाहता था, नहीं बना। और जब मैं जर्नलिज्म में आया, जब मैं सब एडिटर बन गया, तो मेरे पिताजी ने मुझसे 2-2.5 साल बात नहीं की, क्योंकि उनके तो सारे सपने टूट चुके थे। ये किसी लायक ये लड़का नहीं है, और ना डॉक्टर बना, ना UPS बना। पत्रकार क्या है पता चला, झोला छाप। बहुत सारे पत्रकार उस जमाने में पत्रकारों की आज की जैसे नहीं हो, जो ग्लैमरस है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और टीवी पे दिखाई पड़ते हैं। उन दिनों तो झोला छाप होते थे, बेसिकली हवाई चप्पल में घूमने वाले लोग। हमारे यहाँ कानपुर में कहते थे जो सबसे नालायक लड़के हैं वो वकील बनेंगे और पत्रकार बनेंगे। तो 2-2.5 साल तक उन्होंने मुझसे बात, 2-2.5 साल नहीं, करीब 1.5-1.25-2 साल तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की। तो फिर इत्तेफाक की बात है, फादर तो फादर ही होते हैं, पिता तो पिता ही होता है। बाईलाइन देख के तो खुश होने लगे होंगे। वो जो लाल बत्ती का, जो छोटे शहरों में जो लाल बत्ती का वो होता है ना, वो मेरा बेटा कलेक्टर, मेरा बेटा कलेक्टर, मेरा बेटा SP। क्योंकि उनको तो ख्वाब ये था कि अब UPSC दे रहा है तो पढ़ने लिखने में ठीक है, तो कलेक्टर ही बनेगा, DM बनेगा या फिर SP बनेगा, यही वो सोच रहे थे। अब अचानक पता चला वहाँ से हम इधर चले आए, जहाँ कोई मुझे पहचानता नहीं, कोई जानता नहीं। तो फिर वो मिर्ज़ापुर से दिल्ली आए थे, तो उन्होंने मृणाल जी को दूरदर्शन में देखा था। तो टीवी में दिखने का जो वो था उस दौर में तो बहुत बड़ी बात थी। तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं एक बार मृणाल जी से मुझे मिला दो। तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो मैं मृणाल जी मुझे बहुत पसंद करती थी, तो मैं फादर को लेके चला गया उनके पास। तो वो अंदर गए, फिर उन्होंने, मृणाल जी ने मुझे भगा दिया, बोले तुम भागो यहाँ से। मैं वहाँ से चला आया। तो एक आधे पौन घंटे बाद पिताजी बाहर निकले होंगे, तो बाहर निकल के उनका रुख मुझको लेके बदल गया। कुछ चमत्कार मृणाल जी ने किया, कुछ उन्होंने बात कही होगी मेरे बारे में। तो लेकिन वो खलिश उनके मन में हमेशा रही कि यार मतलब ये ठीक है, ये ठीक है, ये मतलब ये प्रोफेशन ठीक है, तुम अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो। बट खैर उसके बाद जब हम आज तक में आ गए, जब बहुत ज़्यादा दिखने लगे, तब वो सारी खलिश उनकी निकल गई थी। लाल बत्ती और सफ़ेद तौलिए वाली कुर्सी। जो नॉन कमीशन ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए कमीशन ऑफिसर का जो रुतबा, जो रॉब है वो होता है। वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी जिस फैमिली से मैं फादर वाज इन डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो वो समझ में आता है। तो ये जो आप क्या कहें, रिलक्टेंट पत्रकार, है ना? आप कह सकते रिलक्टेंट पत्रकार। रिलक्टेंस मुझे दरअसल पहले दिन से जब मैंने लिखना शुरू किया ना, तो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये शायद मेरा टैलेंट इसमें है, और ये सुकून जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो कोई पढ़ रहा है, मतलब हमारी बात कोई सुन रहा है, हमारा एनालिसिस कोई समझने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत बड़ा सुकून है इस प्रोफेशन में। और मुझे देखिए इत्तेफाक की बात है, ये किस्मत की बात है कि मृणाल जी जैसी संपादक मुझे मिली, और मैं जितना लिखता था सब में मुझे बाईलाइन मिलती थी। एक दिन मैंने उनको प्लान करके बताया कि, और मैं अभी ट्रेनी ही था, मतलब प्रोबेशन पे ही था, तो 1500 रुपये मिलते थे, सबसे जूनियर था, लाडला तो शायद किसी का नहीं था वहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता था कौन सा नया लड़का आ गया, और पता चला सब जगह जा रहा है, तो कर्नाटक भी जा रहा है, तो कश्मीर भी जा रहा है, अभी ट्रेनी है। तो इतने मौके उन्होंने मुझे दिए। एक दिन मैंने उनको बोला कि मार्क्सवाद के पतन पे मैं कवर स्टोरी करना चाहता हूँ। सुना आप बड़े एंटी मार्क्सिस्ट थे, JNU में भी कॉमरेड शब्द से बहुत परेशानी थी। बहुत तकलीफ थी मुझे, बहुत तकलीफ। इसलिए मार्क्सिज्म से मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, बट वो जो पूरी पॉलिटिक्स थी उससे मुझे बहुत तकलीफ थी। तो मैंने बोला कि मार्क्सवाद के पतन पे 1991 के आसपास की बात होगी, जब सारा सोवियत यूनियन ढह चुका था, ईस्टर्न यूरोप गिर चुका था, तो मैंने वो कवर स्टोरी प्लान की। तो उनको आइडिया बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने अपना डमी निकाली, 26 पेज उन्होंने मार्क किए। मतलब इतनी 70-80 पेज की मैगजीन में 26 पेज मैंने उनको बताया कि ये चीज़ें कर सकते हो। उन्होंने कहा ठीक है, कट।
सिंगल हैंडेडली मैंने वो सारी स्टोरीज प्लान की, सारी खुद ही कमीशन की, और उसमें मेरे 16 या 17 बाईलाइन थे। वाह कैन यू इमेजिन? वाह, ये संपादक होता है, वो आपको चाहे तो नर्चर करता है। हाँ, मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो चाहती तो एक जगह देती, बाकी जगह छोड़ देती, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, लड़के ने मेहनत की है, लड़के ने ताकत किया है, तो ही शुड गेट द क्रेडिट। और मैंने वो 16-17 बाईलाइन इस तरीके से थी कि कम से कम 7-8 तो मैंने इंटरव्यूज़ खुद ही किए थे, जो मैं दौड़ भाग के गया लोगों के इंटरव्यू, जिसमें जीपी देशपांडे जैसे लोग भी थे जो जेएनयू के प्रोफेसर थे। फिर एक रशियन आया था, उसको मैंने कहीं पकड़ लिया था, सोवियत यूनियन का था, फिर उसका मैंने इंटरव्यू किया था। फिर चेकोस्लोवाकिया में क्या टाइम मैगजीन में कुछ मिल गया, फिर मैंने उसमें से 500 शब्द निकाल लिए। फिर मैं लाइब्रेरी में गया, वहाँ हमको न्यूयॉर्क टाइम्स मिल गया, तो वहाँ कुछ हमको कोई चीज़ मिल गई। तो इस तरीके से करते, कहीं 500 शब्द, कहीं 200 शब्द, कहीं ये इंटरव्यू, कहीं वो इंटरव्यू। तो इट वाज पूरा, अब मैं इत्तेफाक की बात है, वो अंक मेरे पास है नहीं, अदरवाइज वो मेरे वन ऑफ द मोस्ट प्राउड मोमेंट्स में से है। मतलब इट्स एन अचीवमेंट इन द सेंस कि एक यंग लड़का जो पहली बार आया है और उसने 26 पेज निकाले हैं, और बहुत अच्छा, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मैंने बनाया था, बट अच्छा निकला था वो। वो जो निकारागुआ में तब उस वक्त कितना कुछ हुआ होता था, तो वहाँ के बारे में लिखना, तो और भी मैंने बहुत सारे लोगों से लिखवाया था। SIS की पढ़ाई काम आई है? बहुत काम आई, निश्चित तौर पे काम आई, क्योंकि तो आप अवेयर थे, आप जानते थे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा। यस, और व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट गाइड इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो, है ना? हाँ, ये बिल्कुल, पता रहता है, बिल्कुल। ये नहीं है इमोशनली कुछ नहीं होता है, सेल्फ इंटरेस्ट में सब कुछ होता है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की खासियत है। आपके आसपास के, आप ही की एज ग्रुप के, हम सब लोग, कोई भी किसी मास कॉम से नहीं आए हैं, और सब बड़े पत्रकार हैं, सब ऐसा लगता है एक्सीडेंटल पत्रकार हैं। लेकिन जो क्लासिकल ट्रेडिशन है इसका जर्नलिज्म का, उसको हम सब लोग जानते हैं, और वो कमिटमेंट हमेशा बना रहा है। ये मैं अपने लिए भी सोचती हूँ, सबके लिए सोचती हूँ कि हमें किसके साथ नहीं खड़े होना है, किधर नहीं जाना है। ये कहाँ से आता है? ये आपसे भी मैं सुनना चाहूँगी कि जो एक एथिकल ग्राउंडिंग जिसे कहते हैं पब्लिक में, वो क्या होती है, कहाँ से आती है? ये कब समझ में आता है कि ये नहीं होना चाहिए, एक समाज, एक राष्ट्र यहाँ पर गलती करेगा अगर वो इस तरफ जाएगा? मुझे लगता है कि ये किसी स्कूल में, किसी कोचिंग सेंटर में नहीं सिखा सकते आपको, क्योंकि आपने चूँकि कहा कि आजकल बहुत सारे स्कूल्स खुल गए हैं, बहुत सारे सेंटर्स खुल गए हैं जहाँ जर्नलिज्म की पढ़ाई होती है। अब मैं इनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हकीकत क्या है कि आप जर्नलिज्म किसी स्कूल में नहीं सिखा सकते किसी को। जर्नलिज्म मैंने तो नहीं सीखा, हालांकि मैं टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन TRF में भी मेरा हो गया था, और IIMC में भी मेरा हो गया था 1990 के बैच में। और तब तक चूँकि मुझे साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए मैं फ्रीलांसिंग करता था, एक दो जगह और भी फ्रीलांसिंग करता था, और लिखने का मौका मिल गया, और प्रहलाद जी साप्ताहिक हिंदुस्तान में मुझे नौकरी मिल गई, तो मैं उन कोर्सेज में नहीं गया, इसलिए मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं वो आपके टॉर्च बियरर्स होते हैं। अगर उनके अंदर बेईमानी नहीं है तो आपकी भी, किसी पत्रकार की भी हिम्मत नहीं। अगर आपका संपादक बहुत अच्छा है, अगर आपका संपादक ईमानदार है, अगर आपका संपादक किसी नेता के सामने नहीं झुकता है, अगर आपका संपादक जो है वो ओछी हरकतें नहीं करता है, तो यकीन जान लीजिए उस न्यूज़ रूम में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बेईमानी करेंगे, या कम से कम उस आदमी के रहते हुए बेईमानी करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि लोग करते हैं बेईमानी, छुप के करते हैं, पकड़े जाने का डर होता है, लेकिन जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो नहीं। और जो एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म है, वो मुझे लगता है कि वो आदमी का अपना एक स्वभाव होता है। कुछ लोगों को आप लाख सिखा लीजिए, वो उनको एथिक्स समझ में नहीं आती है। वो नेताओं के साथ, जैसे मुझे कभी ये बात समझ में नहीं आई कि एक पत्रकार को किसी नेता के साथ क्यों सेल्फी खिंचानी चाहिए, वाई ही शुड, मुझे तो नहीं ये बात समझ में आती। मुझे लगता है कि अगर मैं तो उन्हीं के साथ सेल्फी खिंचाना पसंद करता हूँ, या एक आम आदमी जिसके वो ऑ में होता है, या जिसके ऑरा में वो अपने आप को जिसके साथ फोटो खिंचवा फैंडम होता है, हाँ, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता। तो मुझे लगता है कि अगर मैं वो स्थिति होगी तो एक पत्रकार
एक प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल करके बातें कैसे करेगा? एक कैबिनेट मिनिस्टर की आंख में आंख डाल करके बातें कैसे, अगर वो उनके ऑरा में है? मैं एक सेल्फी खिंचाने को बुरा नहीं मानता हूँ, बट उसके पीछे की जो मनोवृत्ति आजकल हो गई ना, वो मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी दिक्कत है। ऑब्जेक्टिविटी ही खत्म हो जानी कि है। आपने किसी के साथ फोटो खींची है और पता चला आपने उसमें डाल दिया, एज इफ यू आर फीलिंग प्राउड कि यू गॉट सेल्फीड विद समबडी एल्स। आई थिंक दैट मिनिस्टर शुड फील प्राउड दैट ही सेल्फीड विद जर्नलिस्ट लाइक दिस पर्सन। वो जो पहले होता था कि प्रभाष जी थे या राजेंद्र माथुर जैसे लोग थे, एसपी सिंह जैसे लोग थे, कि जिनसे बात करके नेता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था, वो पूरी दिशा ही बदल गई है। अब नेता ने अगर मुझे फ़ोन कर दिया तो मैं अपने आप बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ये जो बदलाव आया है ना, दरअसल इस बदलाव की, और ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि नाउ बहुत सारे जर्नलिस्ट दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द पावर स्ट्रक्चर। राजेंद्र माथुर वैसे पत्रकार थे, वैसे संपादक थे जो शायद ही कभी पार्लियामेंट गए हों। माथुर साहब अगर कभी पार्लियामेंट गए होंगे तो शायद ही कोई उनको पहचानता रहा हो कि नवभारत टाइम्स के संपादक हैं। और क्या संपादक थे वो! वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडिटर दिस कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड। तो संपादक का काम है एक बहुत विराट दृष्टि के साथ चीजों को देखना और फिर उसको अपने अखबार में उसको स्पेस देना। अखबार सिर्फ कट पेस्ट का नाम नहीं, अभी क्या होगा, अब कटिंग पेस्टिंग हो रही, और ये मैं डिजिटल में भी देख रहा हूं, कटिंग पेस्टिंग हो रही। कोशिश ये हो रही कि हमको कितने व्यूज मिल जाए। जो हिंदुस्तान के अंदर जो टेलीविजन का और अखबार का जो कबाड़ा हुआ है, तो वो इसलिए भी हुआ क्योंकि लोग सर्कुलेशन के पीछे भागने लगे। टू कम आउट विद अ गुड प्रोडक्ट, वो शायद पीछे चला गया। कि एक अखबार था जो, जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया देखता था तो मुझे लगता था गिरिलाल जैन इसके संपादक हैं, श्यामलाल इसके संपादक हैं, और अगर उनका कुछ लिखा आता था तो मुझे लगता था कि यार ये तो पढ़ना चाहिए, अगर मैंने आज ये नहीं पढ़ा देन आई मिस समथिंग। आज सारे अखबारों के एडिट पेजेस की क्रेडिबिलिटी खत्म हो, क्रेडिबिलिटी की उसकी प्रेस्टीज खत्म हो गई है। एग्जैक्टली। वो अब पहले एडिट पेज पे छपना कितनी बड़ी बात होती थी। एडिटर्स, लेटर्स टू एडिटर्स में आपका नाम आना कितनी बड़ी बात होती थी। आज वो सारी चीज़ें नहीं है। वो तो मुझे लगता है कि वो इसलिए क्योंकि सर्कुलेशन के पीछे लोग भागने लगे, मार्केट ने आपको दौड़ाना शुरू कर दिया। और अखबार तो फिर भी अपनी इज्जत बचा के अभी भी हैं, बहुत सारे अखबार हैं जिनको पढ़ के अच्छा लगता है, बहुत अच्छी चीज़ें उसमें हैं। इनफैक्ट इस देश में अगर अभी तक किसी ने जर्नलिज्म को बचा के रखा है तो वह है अखबार। अभी भी अखबार और एडिट पेज तो अभी भी काफ़ी रिस्पेक्टेबल है। अभी भी अखबार हैं जो इस दबाव के बावजूद भी दे आर डूइंग गुड जर्नल स्टिल। बहुत दबाव है, सरकारों का बहुत दबाव है, मार्केट का बहुत प्रेशर है, बट अभी भी ऐसे ऐसे अखबार हैं जिनको बिना पढ़े मेरा ब्रेकफास्ट नहीं होता। क्या उसमें कोई हिंदी अखबार है? नहीं, हिंदी का अखबार, सॉरी टू से, बट उसमें हिंदी का अखबार है एक, मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। ये एक, समझ गई। हाँ, ये एक। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐसे दौर में हम हैं कि हिंदी के अखबार मुझे छापना भी नहीं चाहते। अंग्रेज़ी में मैं अभी भी छपता हूँ और वेबसाइट पे भी, ऑनलाइन भी मेरे लेख छपते हैं। हिंदी में तो मेरे कॉलम 2 जगह चलते थे, वो दोनों ही बंद हो गए, कभी इस बहाने कभी उस बहाने। एक अखबार ने तो साफ तौर पे कहा कि आप, एक कॉलम था, नाम नहीं लूँगा, अखबार का नाम लेना ठीक भी नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई। तो मैंने लिखा तो उन्होंने कहा, मैंने जब नहीं छपा तो मैंने कहा अरे आपने छापा नहीं, क्या हुआ? बहुत तीखा हो गया था आपका मोदी जी को लेके। मैंने कहा अच्छा चलिए कोई बात नहीं, होता है, आपने 100 आर्टिकल छापे हैं तो एक नहीं छपा, कोई बात नहीं। अगली बार मैंने राहुल गांधी पे लिख दिया, वो भी नहीं छपा। तो मैंने कहा मैं मोदी पे भी नहीं लिख सकता, मैं राहुल पे भी नहीं लिख सकता, तो मैं लिख किस पे सकता? मैंने कहा ठीक है धन्यवाद, मुझे नहीं चाहिए। तो ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। अभी भी इस देश के अंदर अगर जर्नलिज्म जिंदा है तो कुछ अंग्रेज़ी के अखबारों में है। टेलीविज़न से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ना हिंदी के टेलीविज़न से, ना अंग्रेज़ी के टेलीविज़न से। 1-2 एंकर्स अभी भी बहुत अच्छे हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, उनका प्रोग्राम मैं देखता हूँ। जैसे राजदीप सरदेसाई का मैं ज़रूर प्रोग्राम देखता हूँ अगर मुझे मौका मिलता। बाकी हैं कभी कभी फ्लिप कर लेता हूँ। तो और वो इसलिए क्योंकि सब टीआरपी के रेस में हो गए, सब हमको टीआरपी चाहिए।
डिजिटल में स्थिति उनसे भी ज़्यादा बुरी हो गई है। डिजिटल में तो मुझे लगता ही नहीं कि कहीं कोई जर्नलिज्म हो रहा है। मतलब कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन बहुत कम है ऐसे। एग्रेसिव, कर्कश, फूहड़ थंबनेल्स और क्लिक बेट्स, बस। और इतनी ख़राब बातें, अगर हम मान लीजिए मैं किसी नेता के को अच्छा नहीं भी समझती हूँ, लेकिन जब वो हेडलाइन में देखती हूँ तो मुझे लगता नहीं, ये तो जस्टिफाइड नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो, और ये इसकी एक वजह यही है कि बिल्कुल जिनके पास किसी भी तरह की मॉरल एथिकल ट्रेनिंग भी नहीं है, जर्नलिज्म की भी ट्रेनिंग नहीं है, वो सब आए हैं और वो जर्नलिज्म कर रहे हैं। और ये करके बहुत से लोगों ने जब पैसे कमाने शुरू किए तो अब आप उनको ये नहीं समझा सकते कि ये ठीक नहीं है। तो वो आपसे ये कह देंगे कि मेरे व्यूज़ देखो और मेरा रेवेन्यू देखो, वो ये कह देंगे आप, और रेवेन्यू और व्यूज़ ही मापदंड हो गए। आपने अभी, हाँ आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं इसमें टिप्पणी अब क्या करूं, सब अपने ही लोग हैं। देखिए, पत्रकारिता साबुन बेचने का काम नहीं है। पत्रकारिता देश को रोशनी दिखाने का काम है। अगर पत्रकारिता भी पैसे कमाने का धंधा हो जाएगा तो फिर इस देश को रोशनी कोई नहीं दिखा पाएगा, ये देश नीचे ही जाएगा। पत्रकारिता ज़रूरी है किसी देश के लिए? पत्रकारिता से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ ही नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको याद, टॉमस जेफरसन से एक बार जब सवाल पूछा गया था कि वुड यू लाइक टू हैव अ स्टेट विदाउट प्रेस, विदाउट मीडिया, और मीडिया विदाउट स्टेट, ही सेड आई विल प्रेफर टू हैव अ मीडिया विदाउट स्टेट। रोशनी कौन दिखाएगा, कौन बताएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, समाज में क्या चल रहा है? अब तो राजा की सब कुछ जो मन में आए करेगा। विच ब्रिंग्स मी टू कॉर्पोरेट मीडिया, जो राजा वाली बात है। अभी आपने ये भी कहा कि कैसे सेल्फी लोग अब खिंचाने लगे हैं, बेशर्मी है ये एक पत्रकार के लिए। आप चाहेंगे तो मैं इसको एडिट कर दूंगी, हटा दूंगी, जो मैं पूछने जा रही करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं किसी का नाम भी लेना चाहती थी यहाँ पर, इसलिए जैसे एक वो जो मोमेंट है जो हमारे जहनों में चिपक गया है, एक 5 स्टार होटल की लॉबी में बैठ के 2 पत्रकार किसी को ब्लैकमेल करने के लिए तय तोड़ कर रहे हैं पैसे की, कि कितने 1000 करोड़ या कितने 100 करोड़ का मामला है ये जो है ये हमारे जहन में। और वो पत्रकार लगातार मार्केट में बने रहे और उनको बड़े बड़े संस्थान अपने यहाँ बुलाते रहे, उनको बड़ी पोजीशंस जॉब मिलता रहा। मालिकों का कैरेक्टर कैसा है ये कभी जहन जाता है? क्योंकि ये तो देखिए, मैं किसको अपने यहाँ काम पर रख रही हूँ, लेबर रख रही हूँ, मजदूर रख रही हूँ, मेरे हाथ में अगर है तो फिर ये मेरी कॉल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो आपका सवाल है वो हम क्यों इंडियन एक्सप्रेस के मालिक की बात याद करते हैं? यस। क्यों मैं नाम उनका बोल रहा हूँ? रामनाथ गोयन। हम आज भी तमाम अखबारों के मालिकों में रामनाथ गोयनका को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो झुके नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अखबार बेचना, खबर बनाना, ये पैसे कमाने का धंधा नहीं है, ये साबुन बेचना नहीं है, ये मार्केट के अंदर खड़े होकर वो कपड़े के थान बेचना नहीं है। आशुतोष जी, अगर आपको अपनी सही पत्रकारिता के लिए निकाला जाता संस्थान से, जैसे बहुत लोगों को निकाला गया, आपको कैसा लगता है? इत्तेफाक है कि आपने खुद ही छोड़ा, पॉलिटिक्स आपने खुद छोड़ी। इट्स अ बैज ऑफ ऑनर। मैं तो कहता हूँ अगर कोई नेता अगर मेरी तारीफ करता है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। अगर वो मेरी बुराई करता है तो देन अ जर्नलिस्ट शुड टेक इट एज अ बैज ऑफ ऑनर, क्योंकि हमारा काम है। अब वो उतना नहीं है कि घर के मोहल्ले में बैठा हुआ एक कुत्ते की स्थिति है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ डॉग्स एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द डॉग्स। उसका काम है कि जब सब लोग सो रहे हो तो वो लोगों को जगाए, भौंके वो। क्योंकि अगर वो नहीं भौंकेगा, अगर वो नहीं बार्क करेगा तो शासन सोता रहेगा। और इसीलिए जर्नलिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन एनी कंट्री other than the government. Government is also important, judiciary is also important, but जुडिशरी को भी आईना दिखाने का काम, सरकार को भी आईना दिखाने का काम जर्नलिज्म को करना है। और जर्नलिज्म अगर बिक जाएगा, जर्नलिज्म अगर किसी के ऑरा में आ जाएगा तो फिर जर्नलिज्म नहीं हो पाएगा, फिर वो सच नहीं कह पाएगा। आपको रिश्ते बिगाड़ने पड़ते हैं। पत्रकार जो है वो किसी नेता का अगर दोस्त हो जाएगा तो फिर उसकी गलतियों को उसकी तरफ उजागर नहीं करेगा। आप अकेले ऐसे फाउंडर, एडिटर और मालिक हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के, जो कॉरपोरेट मीडिया में भी अभी भी बुलाए जा रहे हैं, वरना मैं नहीं देखती, अब कोई नहीं जाता। ये बिल्कुल क्लियर कट हो गया है कि आप इधर हैं या इधर हैं।
ऐसे में जब हम बात करते हैं कॉरपोरेट मीडिया की, खासकर जो कैपिटलिस्ट पूंजी इसमें लगी हुई है, आपको क्या लगता है कि इस कैपिटलिस्ट पूंजी के बगैर मीडिया सरवाइव कर सकता है? देखिए, कैपिटलिज्म, मैं थोड़ा सा मार्केट इकोनॉमी के पक्ष में मैं रहता हूँ। मैं कॉरपोरेट्स को बुरा नहीं मानता, मैं कैपिटलिज्म को बुरा नहीं मानता। दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर जो कैपिटलिज्म की या पूंजीवाद की जो ग्रोथ हुई है वो ठीक नहीं। हमारे यहाँ का जो कैपिटलिज्म है वो ठीक नहीं है, हमारे यहाँ का जो कॉरपोरेशन है वो ठीक नहीं है। आप न्यूयॉर्क टाइम्स को देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स भी तो एक कोई कॉरपोरेट ही उसको चला रहा है, हाँ? लेकिन वो जिस तरीके से अपने प्रेसिडेंट को लेके सवाल, अभी जैसे जो बाइडेन को लेके न्यूयॉर्क टाइम्स की अपनी एडिटोरियल उन्होंने छापा जिसमें उन्होंने कहा कि ये वक्त है जब अमेरिका के लिए जो बाइडेन को कैंपेन से हट जाना चाहिए था, और अगर वो नहीं हटते हैं तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उनको हट जाना चाहिए। जब डोनाल्ड ट्रंप थे प्रेसिडेंट, तब वो लगातार वहाँ का अखबार, वहाँ का कॉरपोरेट मीडिया लगातार लड़ रहा था, सरेंडर नहीं किया था उसने। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लाइज की लिस्ट निकाली थी, झूठ डोनाल्ड ट्रंप के। तो मैं इस तर्क को नहीं मानता कि कॉरपोरेट मीडिया खराब है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ जो कॉरपोरेट मीडिया है उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो सही मायनों में कॉरपोरेट मीडिया नहीं है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यार एक तो सोसाइटी, देखिए अब ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो अभी भी अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है। अभी भी हमारे यहाँ जो फ्यूडलिज्म है वो बहुत स्ट्रांग है। तो हमारे यहाँ जो ग्रोथ डेमोक्रेसी की होनी चाहिए, हमारे यहाँ जो ग्रोथ कैपिटलिज्म की होनी चाहिए, हमारे यहाँ जो ग्रोथ जो मार्केट इकोनॉमी की होनी चाहिए, जो इंस्टीट्यूशंस की जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होनी चाहिए, वो नहीं हुई। उससे पब्लिक मोरालिटी और डिसेंसी आती है। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। इट्स अ पार्ट ऑफ, अमेरिका के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो स्टेट डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दिया। हाँ, वो एक मोमेंट था जब हमें नजर आया कि अमेरिका में टॉप एचलॉन्स में भी वो लोग अभी मौजूद हैं जो उसूलों पर इस्तीफा देंगे। हमारे यहाँ क्यों नहीं दिया किसी ने? यस, यही मेरा सवाल है। हमारे यहाँ क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमारे यहाँ वो इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट ही नहीं हुआ। इंस्टीट्यूशंस पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, जिनके एथिकल मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं है, जिनके अंदर ये हिम्मत नहीं कि अगर किसी नेता ने कहा तो उसके सामने खड़े होकर बोले नहीं आप गलत कर रहे हैं। ऐसे हैं लोग, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग बिल्कुल हैं, ऐसे बहुत सारे लोग। आज का पत्रकार, कॉरपोरेट का पत्रकार रामनाथ गोयनका से ज़्यादा अमीर है और इसके बावजूद वो लैपडॉग बन गया है। वो इसीलिए है। मतलब ये कहाँ से आएगा हमारे समाज में कि हम एथिकल अपनी जो आइडेंटिटी है उसको लेकर के भी सेंसिटिव होंगे कि कोई मुझे बेईमान ना कह सके, कोई मुझे झूठा ना कहे, कोई मुझे फ्रॉड ना कहे। ये गर्व करने वाली जो भावना है ये कहाँ से आती है? हम क्यों नहीं ऐसे हो रहे हैं ऐसे एक समाज के तौर पे? आप ये बताइए कि बहुत आजकल के जो पत्रकार हैं उन्होंने कई 100 करोड़ कमाए हैं और इसके बावजूद वो ये मोमेंट अपना तय नहीं कर पा रहे हैं कि आज से हम जी हुजूरी बंद करेंगे। अब हमारे पास इतना है, हमारी अगली 7 पीढ़ियां भूखे नहीं मरेंगी। बहुत इंटरेस्टिंग एक एपिसोड है क्योंकि मैं इसको और किसी तरीके से नहीं बता सकता। मुझे याद पड़ता है कि 1990 की बात होगी। उन दिनों एडवर्ड शेवरनादजे जो थे वो मिखाइल गोर्बाचोव के फॉरेन मिनिस्टर थे और जेम्स बेकर जो थे वो रोनाल्ड रेगन के फॉरेन सेक्रेटरी थे। बेकर के थे या बुश के थे, बट थे, ही वाज ए फॉरेन सेक्रेटरी, जेम्स बेकर 1। तो वहाँ पे जब जो स्थितियाँ चल रही थी उन स्थितियों को देख के जेम्स बेकर ने एक लाइटर मोमेंट में शेवरनादजे से पूछा यार तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? तो शेवरनादजे ने जो जवाब दिया वो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ 1917 में रिवोल्यूशन हुआ, अभी कितने साल हुए? बोले 73 साल हुए, 73 साल के आसपास। बोले अमेरिका में जो सिविल वॉर कब हुआ था, कितने साल बाद हुआ था? बोले 90 साल बाद। बोले आपके यहाँ 90 साल के बाद सिविल वॉर हुआ, वो ठीक था, हमारे यहाँ 73 साल के अंदर ये हो रहा, तो ये गलत कैसे है? उनके कहने का मतलब ये था कि द सोसाइटी हैज़ टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। हमने 1947 में आज़ादी पा ली, लेकिन वो आज़ादी के लिए हमारा जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए था वो तैयार नहीं था।
हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन लगाया वो तो अल्ट्रा मॉडर्न लगा दिया, लेकिन आपने बैलगाड़ी के ऊपर आपने जो है वो शेवरले का इंजन लगा दिया, यस। तो मिसमैच था ना। अब पिछले 70 सालों 75 सालों में बहुत कुछ इस देश ने देखा है, बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी शुड फील प्राउड। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम एक डेमोक्रेसी बने रहे। हमारे साथ जितने भी आज़ाद हुए थे वो सब पलट गए। हम अभी भी डेमोक्रेसी बने हुए हैं। हमारे यहाँ अभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। हमारे यहाँ अभी भी चुनाव में हारने के बाद सत्ता लोग छोड़ देते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो नहीं छोड़ा ना, उसने तो चढ़ाई करवा दी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशंस की जो नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं है। इंडिविजुअल्स की जो नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए वो अभी तक नहीं है। सिटीजन्स की जो ग्रोथ होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाई है। इसलिए ये स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। अन्यथा मेरा पार्लियामेंट और एमएलएस की लिस्ट उठा के देख लीजिए और उनसे एक बार आप बात करके देख लीजिए कितने इवॉल्व्ड हैं वो लोग। देयर इज नथिंग, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टफुल टू देम। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप तो स्टेट ने सब्जेक्ट में उतना इन्वेस्ट ही नहीं किया जिससे वो बात आती। ये भी एक बात है ना। अभी देखिए एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, बेसिक सिक्योरिटीज़ जो है लाइफ की, एजुकेशन है, हेल्थ है, बेसिक सेफ्टी है, इन सब में जो स्टेट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कहना चाहिए वो उनका रिपोर्ट कार्ड है, वो बहुत लैग कर रहा है। तो स्टेट ने भी हमें फेल किया ना कई स्तर पे। स्टेट ने इसलिए फेल किया क्योंकि स्टेट जिस तरीके का होना चाहिए तो उस तरीके से स्टेट नहीं बन पाया ना। मैं ये बात कर रहा हूं, जैसे अगर आपने किसी आम के पेड़ का बीज डाला है, अब आप उसमें रोज खाद डाल दीजिए, तो वो ऐसा तो नहीं है कि दूसरे हफ्ते वहां पे पेड़ आम आ जाएंगे, वो तो टाइम लगेगा। तो हमें भी उस इवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं। हाँ, बीच बीच में उसमें देखिए स्पीड ब्रेकर्स भी आ रहे हैं। आप जान ही रहे मैं किन स्पीड ब्रेकर्स के बारे में बातचीत कर रहा हूँ कि जिस हिंदुस्तान के अंदर 1947 के पीछे का जो माहौल था, जो विभाजन की जो विभिषिका थी, उन सब चीज़ों को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमको वाकई 1947 से पहले ले जाना चाहते हैं, उलटबाजी। तो अब मेरा उस पर तर्क ये है कि मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं क्योंकि समाज का एक तबका अभी भी आगे जाने के लिए तैयार नहीं। वो अभी भी चीज़ों को उसी धर्म के चश्मे से देखता है, जाति के चश्मे से देखता है। वो कब दूर होगा? वो तब दूर होगा जब समाज के अंदर एक ऐसी चेतना आएगी कि सब बराबर है और किसी की पहचान जाति और धर्म से नहीं होती। जब अमेरिका में भी अभी जाति और धर्म के आधार पर लोगों की पहचान हो रही है, तो हिंदुस्तान तो बहुत पीछे है अभी हमारा। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं एक सवाल मेरे जो बार बार मेरे दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों होता है कि आईफोन इतनी बड़ी, एप्पल इतनी बड़ी कंपनी हो गई, दुनिया की इतनी मशहूर कंपनी हो गई, जकरबर्ग इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, एलॉन मस्क इतना पैसे वाला आदमी कैसे बन गया? हमारे यहाँ के जो पूंजीपति हैं, क्या उन्होंने कोई ऐसी इनोवेटिव चीज़ दुनिया के सामने रखी जिसकी वजह से उनकी पूंजी बढ़ी हो? आप आज फेसबुक एक नई चीज़ है, ट्विटर एक नई चीज़ है, आईफोन एक बिल्कुल नई चीज़ है, टेस्ला एक बिल्कुल नई चीज़ है। ये सारी चीज़ें नई हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक बिल्कुल नई चीज़ है, बिल्कुल नई चीज़ थी। कंप्यूटर में कितना लोगों ने काम किया, हमने कौन सा? हमारा एक अमेज़ॉन एक नई चीज़ है। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े लोग जो दुनिया में नाम कमा रहे हैं कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उन्होंने ऐसी कौन सी चीज़ हिंदुस्तान को दी है जो किसी के पास नहीं थी? क्या उन्होंने फेसबुक दिया? क्या उन्होंने ट्विटर दिया? क्या उन्होंने अमेज़ॉन दिया? क्या उन्होंने टेस्ला दिया? क्या उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट दिया? क्या उन्होंने आईफोन दिया? नहीं। वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के धंधे में है, ट्रेडिंग में है बेसिकली। बिल्कुल। They are in the business of making money. They are not in the business of giving something new to the society. That's the fundamental difference between American capitalism and the Indian capitalism. Indian capitalists are basically greedy. Mesmerized with money. हाँ, mesmerized with money. वो पैसे कमाने में लगे, मुनाफा कितना हो रहा है ये नहीं देख रहे, अखबार कैसा निकल रहा, मुनाफा कितना हो रहा। तो मुझे हैरानी नहीं होती जब हमारे डिजिटल कई साथी कह रहे कि आप मेरे व्यूज़ देखिए और हमारा रेवेन्यू देखिए। आई पिटी ऑन देम। जर्नलिज्म इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी। यस, पैसा ज़रूरी है, इतना पैसा होना चाहिए, बाकी पैसे के क्या आप सोएंगे उड़ेंगे बेटे खाएंगे। अंबानी जी क्या सोने की रोटियां खाते हैं क्या? मुझे तो लगता है कि एक रोटी भी नहीं खाते होंगे। हाँ, बड़े लोगों को कम खाना होता है, एक रोटी भी नहीं खाते होंगे। तो किस चीज़ की ख्वाहिश है? आर वी गिविंग समथिंग न्यू टू द वर्ल्ड? ये जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है, हमारी पूंजीवाद में ये कॉन्सेप्ट नहीं है।
ये बार बार इस सवाल की तरफ इसीलिए जाते हैं कि जो समाज में हो रहा है, मुसलमान से फल मत खरीदो, या जो बाबाओं का प्रकोप आया है, मतलब पर कैपिटा बाबा इतने बढ़ गए हैं हमारे यहाँ कि समझ में नहीं आ रहा है कि एक आदमी पर 10 बाबा तो नहीं हो जाएंगे किसी दिन। मतलब 10 आदमियों पर एक बाबा हो तो शायद बैलेंस रहेगा, लेकिन अब पर कैपिटा बाबा या बाबी इतनी बढ़ गए हैं कि, और ये आपके एकदम आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। इट इज़ एवरीवेयर। आप फेसबुक पे जाएंगे तो, आप इंस्टा पे जाएंगे तो, अब यही सब तो ज़िंदगी का हिस्सा है। आप इनकी बाबाओं की वजह से हम दुनिया से संन्यास ले लें क्या? मतलब बाबा इतने घुस गए हमारी ज़िंदगी में, सोसाइटी में, हर जगह। तो ये सब स्टेट, इसके पीछे स्टेट का जो डायरेक्शनलेसनेस है, ये भी एक वजह है। बिल्कुल है ना? स्टेट ने अपने ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील नहीं किया। जिस आदमी के पास पैसे नहीं है और बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, या बेटी की शादी करनी है, या कोई आपदा है उसके सामने, और स्टेट उसका पालनहार नहीं है, और वो त्रस्त है उन सिस्टम से, जैसे अगर बेटी की शादी करनी है तो दहेज भी तो है उसके सर पे। ऐसा इंसान कहाँ जाए? मन्नत ही तो मानेगा, किसी दरगाह जाएगा, किसी बाबा के पास जाएगा, किसी चमत्कार पे चला जाएगा। तो ये जो एक घालमेल है कि स्टेट की नॉन परफॉर्मेंस, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, और इन सब के बीच में बाबा का उभरना कि हम हैं ना, हम तुम्हारे मसले को हल करेंगे। तो फिर अगर एक बार में 150 लोग मर भी जाएं कुचल के, तो लोग कहते हैं हम भी मर जाते तो अच्छा था। ये जो पूरा डिस्कोर्स है, इससे अपने देश के लोगों को कैसे बचाया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है। अच्छा, हम जब पढ़ रहे थे तो हमें ये बताया गया था कि इस देश में कुछ सामाजिक बुराइयां, उन सामाजिक बुराइयों में अंधविश्वास एक बुराई नोटिफाइड थी टेक्स्ट बुक्स में। उसमें दहेज नोटिफाइड था, उसमें जातिवाद, सांप्रदायिकता, ये सब नोटिफाइड था। आज इन सब चीज़ों को स्टेट क्यों जस्टिफाई कर रहा है? ये कब हमने गोल पोस्ट चेंज कर दिया कि अब ये बुराई नहीं है, अब ये हमारी शान है, पहचान है, जाट और हिंदू और गुज्जर और पठान, ये सब लिखवाना अब शान की बात हो गई। ये कब चेंज हुआ और ये होने दिया गया? आपको वो टर्निंग मोमेंट को याद है कि ये देश इस तरफ कब गया? देखिए, टर्निंग मोमेंट तो अगर आप हिस्ट्री में एक डेट कहेंगे तो मैं 2014 को मानूंगा। वो एक टर्निंग मोमेंट तो है। मुझे लगता है कि इस देश का बड़ा नुकसान हुआ जब नेहरू जी की बहुत जल्दी डेथ हो गई। वहाँ से आप देख रहे हैं? हाँ, क्योंकि नेहरू जी के बाद इस देश में उस स्तर का कोई विजनरी नहीं पैदा हुआ। जयप्रकाश नारायण थे, बट उनके अंदर वो विजन नहीं था। नेहरू जी के साथ खासियत क्या थी कि नेहरू जी एक साथ पूर्व और पश्चिम दोनों में वो स्विम करते थे। बैलेंस था उनके। और ये वो भविष्य को भी देख रहे थे। इस देश के अंदर लोकतंत्र सर्वाइव ही नहीं करता अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं होते। और मैं इसमें कन्विंस्ड हूँ। मुझे इसमें कोई आज की तारीख में कोई कितना भी नेहरू जी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करे, फैक्ट ये है कि नेहरू के बाद, गांधी के बाद नेहरू वे शख्स थे जो इस देश को डेमोक्रेटिक रख सकते थे, इस देश को एक रख सकते थे। और इतने फसादात के बावजूद भी आज जो लोग नेहरू के बारे में बातें करते हैं, उनको अंदाजा है कि 1947 का हिंदुस्तान कैसा था, जब लाखों लोगों की मौत हुई थी और पल्ले कुछ नहीं था। और क्या था? कुछ भी नहीं। निहायत निरक्षर गरीब मुल्क था, जहां अपनी ठीक तरीके की पुलिस भी नहीं थी, ठीक तरीके की आर्मी भी नहीं थी। उस देश को साइंटिफिक टेम्पर देने की बात कहना कितनी बड़ी बात थी। उस देश में सबको साथ लेकर चलने की बात करना बहुत आसान था पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। वो हिंदुओं की बात करते ना, उससे अच्छा आसान क्या होता। लेकिन उन्होंने जो पहला चुनाव हुआ 1951-52 का, उसमें उन्होंने एक तरीके से रेफरेंडम कराया। ये जो संप्रदायवाद है, सांप्रदायिकता है, इस पर रेफरेंडम कराया। वो कहते थे कि ये जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म है, ये देश के लिए सबसे खतरनाक चीज है। माइनॉरिटी कम्युनिज्म सेपरेशन की तरफ जाता है, मेजॉरिटी कम्युनिज्म देश के डिसइंटीग्रेशन की तरफ लेके जाता है। ये नेहरू जी कह रहे थे। और उनका कहना था जितना खतरनाक माइनॉरिटी कम्युनलिज्म है, उससे ज्यादा खतरनाक मेजॉरिटी। इसका मतलब ये नहीं था कि वो हिंदुओं के खिलाफ थे या वो मुसलमानों के खिलाफ थे, क्योंकि वो शख्स थे जो 75 साल बाद के हिंदुस्तान सांप्रदायिकता के खतरे समझ रहे थे। वो 75 साल बाद के हिंदुस्तान को देखना चाहते थे। वो साइंटिफिक टेम्पर की बात इसीलिए करते थे कि एक दकियानूसी मुल्क बनकर हम नहीं जी सकते। डेमोक्रेसी कामयाब ही नहीं होगी अगर मुल्क दकियानूस होगा। अगर यहाँ के सिटीजन्स अगर दकियानूस होंगे तो डेमोक्रेसी कामयाब नहीं हो सकती। दिक्कत की बात क्या है कि उनके साथ
कुछ उनकी भी गलतियां थी, मैं नहीं कहता हूँ कि उनकी सारी, जो भी आदमी काम करेगा तो जो गलतियां इतने भी बड़े फैसले कर रहा होगा कुछ तो 10% तो गलतियां आपको करेगा। लेकिन कितना बड़ा वो दिल था जो गांधी जी ने कहा कि भाई नहीं, आप जो पहली कैबिनेट बना रहे हो, नेशनल कैबिनेट बना रहे हो, इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए भी जगह थी, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भी जगह थी। वो लोग थे जो लगातार कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे। धुर आज विरोधी। क्या मोदी जी की कैबिनेट में ऐसे लोग हो सकते हैं क्या? क्या बाबा साहब अम्बेडकर की जगह होगी जो 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 लगातार कांग्रेस आंदोलन के खिलाफ बोल रहे थे? इसलिए नहीं कि उनको कांग्रेस आंदोलन में आस्था नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो दलितों को उत्थान की बात करना चाहते थे। या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए जगह हो सकती क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि आपको अपनी पार्टी के लोगों की जगह नहीं उसमें। तो जो मैं कह रहा हूं कि नेहरू जी की ही डाइड लिटिल, he should have, if he had survived for another 5-10 years, this country would have been much better. Mrs. Gandhi was not that equipped to handle the pressure of such a vast and underdeveloped country. हाइंडसाइट पे जब आज सोचें तो उस वक्त, क्योंकि मैं जिस माहौल में, मेरा बड़ा घर पॉलिटिकल घर था, पेरेंट्स बहुत पॉलिटिकली अवेयर थे, बहुत चर्चा होती थी, सिर्फ एक ही चर्चा होती थी, वो सिर्फ पॉलिटिकल होती थी। आज मैं सोचती हूँ मुझे इंदिरा गांधी की छवि मेरी नज़र में बेहतर होने लगी है, और मैं सोचती हूँ कि उस दौर में उन्होंने जो किया, मुझे उनकी नीयत पे अब शक नहीं है। तरीक़ों पे शक हो सकता है या तरीक़े और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन उस लीडर की नीयत पे अब मुझे शक नहीं है। तो ये जो हाइंडसाइट पे जब आपको हिस्ट्री ही तो जज करती है असली, आप उसी वक्त गरम गरम मेले के लड्डू तो नहीं है ना कि खाए और बताया कि मीठा कितना है और नमक कितना है। लेकिन जो अब मैं देखती हूँ तो इन लोगों में मुझे एक गहराई नज़र आती है और एक सेंस ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द कंट्री, ये चीज़ है। और जब मैं सोच रही थी कि आपसे बात करूं तो मैं बड़ी लालच थी मुझे कि मैं नेहरू पर आपसे ज़्यादा बात करूं, क्योंकि आई नो यू हैव एक्सपर्टीज़ इन दैट सब्जेक्ट। नेहरू साहब को लेकर के जो युवाओं में भ्रांति है वो अजीब व गरीब है, और सिर्फ उन्हीं को लेकर के नहीं, हमारे जितने भी वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को त्यागा, अपने ऐशो आराम को, बड़े बड़े घरानों से, ये कोई भी गरीब लोग नहीं थे। ना नेहरू गरीब थे, ना मोहनदास करमचंद गांधी साहब भी गरीब थे, ना अम्बेडकर साहब के पास कोई ऐसा नहीं, ऑप्शन लेस नहीं थे, अबुल कलाम आज़ाद, ये सब अच्छे घरों से आते थे, पैसे वाले घराने से। लेकिन इन्होंने देश के लिए कई कई साल बिताए जा कर के जेलों में, और झुके नहीं। और उन लोगों को हमारे युवा आसानी से आज ये ट्रेनिंग कहाँ से हो रही है? ये ट्रेनिंग तो आपको भी मालूम है कहाँ से ट्रेनिंग हो रही है। कंसिस्टेंट 1925 से लेके एक लगातार एक पैरेलल वर्ल्ड व्यू क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और लगातार लोगों को, मेरा कहना यह है कि इन सब चीज़ों से नेहरू और गांधी के समर्थकों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके विचारों का भी टेस्ट है। आज मैं देखता हूं कि ज्यादा लोग नेहरू को पढ़ने लगे। yes. आज ज्यादा लोग गांधी को पढ़ने लगे। अरे भाई, औरंगजेब को लोग पढ़ने लगे। मैं खुद अगर ये वक्त नहीं आया होता तो मैं खुद जाके नेहरू की 3 किताबें खरीद के नहीं लेके आता। वो किताबें मुझे लगा कि मेरे घर में होनी चाहिए। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू की जो बायोग्राफी है जो उन्होंने 1936 में लिखी, वो होनी चाहिए हमारे घर में। हमको पढ़ना चाहिए। हम देखें तो हमारे पुरखों ने क्या किया है। अगर उन्होंने गलतियां की हैं तो हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गलती तो इंसान से ही होती, भगवान से तो होती नहीं है। गलती तो इंसान से होती है। आईटी सेल जो है बीजेपी का, उसकी नफरत का प्रसाद जिसे मिल जाता है उसकी ही छवि निखर जाती है। मेरी नज़र में औरंगजेब एक ख़राब आदमी था, ठीक है। और जो इन्होंने उसके ऊपर जब शुरू किया पूरा डिस्कोर्स, तो इतने लोग आ गए बताने कि औरंगजेब ने ये मंदिर को दिया था, ये मंदिर को दिया था, वो इस मामले में सेकुलर था, वो एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा था, वो बुरा था, तो हिंदू मुसलमान सबके लिए बुरा था। तो मुझे लगा कि अच्छा ये भी, और सेम हैपेंड विद नेहरू, गांधी एंड अब देखिए लोगों ने कर्नाटक के अंदर टीपू सुल्तान के बारे में कितना माहौल बनाने की कोशिश की। टीपू सुल्तान कौन थे जी? टीपू सुल्तान वो थे जिन्होंने श्रृंगेरी के शंकराचार्य उस मठ को बचाने की कोशिश की थी कि जब उनके ऊपर हमले किए गए मराठों की तरफ से, ये भी मुझे अभी पता उस मठ के ऊपर हमले किए गए, और एक बार नहीं दर्जनों हमले किए गए। शंकराचार्य को वहां से भागना पड़ा। शंकराचार्य ने बाकायदा टीपू सुल्तान को चिट्ठियां लिखी, और तब टीपू सुल्तान ने शंकराचार्य की चिट्ठी का जवाब दिया, उनको अपने यहाँ संरक्षण दिया, और उस मठ के जीर्णोद्धार के लिए पैसे दिए। मुझे तो नहीं पता होता अगर ये 2014 के बाद की स्थितियां बदली होती। exactly. तो कम से कम हम तो इस बात के शुक्र। और दूसरी बात क्या, देखिए अपने एक इकोसिस्टम में गांधी 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 कहना बहुत अच्छा है, जब एक एडवर्स इकोसिस्टम आ जाए और तब भी उस विचार पर लोग अड़े रहे, और उस विचार की महानता तब साबित होती है। मुझे लगता है कि ये रियल टेस्ट ऑफ टाइम है। और
मुझे तो मुझे नेहरू गांधी, मैं बार बार कहता हूँ, शायद कभी कभी ये इस मकाम पे हिंदुस्तान के इतिहासकार पहुंचेंगे कि गांधी से ज़्यादा बड़ा योगदान शायद नेहरू का है। ये आज मैं कह रहा हूँ, शायद लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, नहीं, I लेकिन agree. एक आंदोलन को लीड करना और देश को आज़ादी दिलाना और उस आंदोलन को एक सरकार में तब्दील करना और फिर एक नए समाज का सृजन करना, ये शायद उससे ज़्यादा बड़ा काम। बहुत बड़ी तपस्या। गांधी जी अगर आज प्रधानमंत्री बने होते तो कितनी उनकी आलोचना होती। क्या गांधी का जो वो अकाट्य जो मूर्ति है, अखंड मूर्ति है, क्या वैसे ही रहती? क्योंकि जब आप सरकार में होते तब आप फैसले करते हैं, बड़े बड़े फैसले करते हैं। गांधी आंदोलन चलाते समय अपने फैसलों से पलट सकते थे, लेकिन नेहरू सरकार में रहते हुए अपने फैसलों से नहीं पलट सकते थे। इसलिए नेहरू का जो योगदान है, वो योगदान ये लोग तो खैर नहीं समझ सकते, क्योंकि वो उस खतरे को उस वक्त भी भांप रहे थे। नेहरू पर भी बहुत काम होगा, अभी आप देखिएगा। नेहरू ने जो रामधारी सिंह दिनकर की जो किताब है सभ्यता के 4 अध्याय जी, उसके जो इंट्रोडक्शन में जो उन्होंने 1.5-2 पेज लिखे हैं जी, आप उसको पढ़िए, मैं बार बार पढ़ती हूँ, तो लगेगा कि उस आदमी की भारतीय दृष्टि कितनी बड़ी थी। वो चीजों को कहाँ से देख रहे थे, वर्ल्ड व्यू बहुत बड़ा, कितना बड़ा वर्ल्ड व्यू था। और तब लोग कहते हैं कि नेहरू जी को जो तो पश्चिम परस्त थे, उनको भारत की संस्कृति का अंदाज नहीं था, बताइए। और मैं तो इन लोगों को चुनौती देता हूँ कि आओ ना वेद पर मुझसे बात करो, आओ ना शंकराचार्य में बात करो। अगर तुम असली हिंदूवादी हो तो बात करो ना मुझसे शंकराचार्य के ऊपर, रामानुजाचार्य से बात करो, कबीर पे बात करो, सूर पे बात करो, तुलसी पे बात करो, महाभारत पे बात करो, गीता पे बात करो। क्या आपके यहाँ ये सब पढ़ाया जाता है? क्या आपके यहाँ ये सब सिखाया जाता है? क्या आपके यहाँ तो एक ही चीज़ पढ़ाई लिखाई जाती है, नफरत करो, नफरत करो, नफरत करो। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि हिंदुस्तान को भी इनके बारे में पता चल गया है कि ये कौन लोग हैं। और ठीक है, हर समाज में अच्छे बुरे लोग रहते हैं, मुझे इसमें कोई गिला नहीं। आपने सही कहा कि ये जो हमारे पास बैलगाड़ी थी और उसमें हम लोगों ने बड़ा सोफिस्टिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन का इंजन लगाया। जब मैं मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात करती हूँ, मुझे हमेशा यही महसूस होता है कि जिन अधिकारों की हमने कल्पना भी नहीं की, जिनके लिए हम लड़े नहीं, वो हमें मिल गए नेहरू साहब की वजह से, और इसलिए हमें कदर ही नहीं उनकी। और हम किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या किसी बिरादरी पंचायत इन सबको हावी होने देते हैं उन परिष्कृत सिस्टम्स पर, या जो फार्मूला है और उसूल है, रूल्स हैं उन पर। तो ये बहुत बड़ी बात है। एनीथिंग दैट यू वांट टू से पर्टिकुलरली टू द यूथ? मैं बस इतना ही कहूँगा, एक चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप जर्नलिज्म में आना चाहते हैं तो ये सोच कर आएँ कि आप पैसा नहीं कमाना है, ये सोच कर आएँ कि ये दरअसल सच्चाई की खोज है इसमें। और जितना आप होमवर्क करेंगे, और जर्नलिज्म में जो होमवर्क है वो एक दिन नहीं होता, वो रोज़, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो चलता रहता है। तो जिस दिन आप पढ़ना छोड़ देंगे, और बहुत सारे हमारे जो जर्नलिस्ट मित्र हैं उनकी दिक्कत क्या है कि जिस दिन नौकरी लगी उस दिन से उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया, जिस दिन से ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उस दिन से उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया। तो वो आपकी ग्रोथ रुक जाती है वहाँ पे। तो ये एक इंटेलेक्चुअल मीडियम है, और इस इंटेलेक्चुअल मीडियम में अगर आपको सक्सेसफुल होना है या नहीं भी सक्सेसफुल होना है, अगर आपको तो स्वाध्याय करते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये आज के ज़माने में सबसे आसान काम हो गया है, क्योंकि आपके पास आईफोन है, आपके पास मोबाइल है, आप गूगल आपके एक बटन पे है। दुनिया की कोई भी चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं, आप सिर्फ क्लिक करिए और आपको विदिन सेकंड्स मिल जाएगा। हम लोगों के ज़माने में तो था ही नहीं, कभी कभी अफसोस भी होता है, लेकिन अब है तो हम तो खूब मज़ा लेते हैं उसको, हम खूब उसको खोजते रहते हैं, कोई नई चीज़ मिल जाए, कोई यार ये तो मैंने देखा नहीं था, सब कुछ तो हो जाता। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्वाध्याय से ज़्यादा बड़ी चीज़ कुछ नहीं है, वो करते रहना चाहिए। आप कामयाब भी हैं लेकिन आइडियलिस्टिकली रूटेड भी हैं, ये बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। वी आर लकी टू हैव जर्नलिस्ट लाइक यू एंड डिजिटल मीडिया, न्यूज़ मीडिया एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुली। मैं एंटरप्रेन्योर अपने आप को नहीं कहता, आप ना कहें, लेकिन सारी डेफिनेशंस में तो आप बैठ रहे हैं ना फिट एंटरप्रेन्योरशिप के। तो नई टेक्नोलॉजी को अपनाया, अपने माध्यम को एनरिच किया, ख़ुद को किया, हारे नहीं। और जब एक उससे बहुत पहले रिटायरमेंट सोचा था और नई शुरुआत करी, और बहुत लोगों को मौका दिया पहचान बनाने का और रोज़गार भी दिया। तो यही होता है एंटरप्रेन्योर। बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। आपने इतनी सारी बातें आपके साथ हुई, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
है।